CH-131 रुद्राक्ष का इंटेंस रोमांस। स्वीट हार्ट, तुम मुझे एक्साइटेड करके सो जाती हो। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपने गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाकर उसके सीने को छोड़कर उसके पेट, कमर और नेवल पर किस के साथ बाइट्स करने लगता है। ख्वाहिश ने अपने दोनों पैरों को रुद्राक्ष की कमर पर बंधा हुआ था और अपने हाथ से उसने ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी पर रुद्राक्ष उसे शांत होने नहीं देना चाह रहा था। ख्वाहिश अपने हाथ को ब्लैंकेट से हटकर रुद्राक्ष के माथे पर ले जाती है और उसे अपने कमर से हटाते हुए बोली, आ छोड़िए हमें, ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्राक्ष महेश के हाथ को अपने हाथ से पकड़कर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर बोला, नो आई एम नॉट गोना स्टॉप। ख्वाहिश आगे कुछ नहीं कर पाती। रुद्राक्ष ख्वाहिश के पेट के बटन को खोलकर अपने हाथ से उसके पेट को निकाल देता है और उसके बेली बटन से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है और ख्वाहिश के थाइस से लेकर उसके फुट और सोल को लिक करते हुए किस और बाइट्स कर रहा था, जिससे ख्वाहिश की हालत खराब हो रही थी। वह बेड पर किसी जलबिन मछली की तरह तड़प रही थी। रुद्राक्ष उसके थाई पर लिक करते हुए उसके पैरों के बीच सक और लिक करने लगता है। ख्वाहिश की तड़प भरी आवाज से खोजने लगते हैं। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश के दोनों हाथों को पकड़कर बिस्तर पर दबा रखा था। ख्वाहिश में अब इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह रुद्राक्ष को दूर कर पाए और ना ही रुद्राक्ष को खुद से दूर कर रही थी। वह रुद्राक्ष के प्यार में पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। करीब 1 घंटे के बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश के ऊपर वापस आता है और ख्वाहिश के पूरे शरीर को देखा है जो पूरी तरह से लाल हो चुका था और रुद्राक्ष के लिए हमें निशाने से भर चुका था। रुद्राक्ष ख्वाहिश किसी की तरफ देखा है। ख्वाहिश इस वक्त अपनी आंखें बंद करके आराम से सो रही थी, जैसे अभी कुछ हो ही नहीं रहा हो। रुद्राक्ष ख्वाहिश की इस हरकत से बुरी तरह से इरिटेट हो जाता है। वह अपने दांत पीसते हुए ख्वाहिश को करने लगता है क्योंकि रुद्राक्ष पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था। रुद्राक्ष कुछ पल ख्वाहिश के सोए हुए चेहरे को देखने के बाद गुस्से से अपने पैर पटकते हुए बाथरूम में चला जाता है और कोल्ड शावर ऑन करके नीचे खड़ा हो जाता है। वह गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को वॉल पर रखकर गहरी आवाज में बोला, तुम हमेशा यही करती हो स्वीट हार्ट, मुझे एक्साइटेड करके सो जाती हो। क्या करूं मैं तुम्हारी इस हरकत का? तुम्हें पनिशमेंट भी नहीं दे सकता इस वक्त, क्योंकि अब जाकर तुम मुझे और परेशान करने वाली हो इतनी सी बात के लिए। आधे घंटे बाद रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर आता है। उसने इस वक्त देख ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसकी आंखें अभी भी हल्की लाल थी और उसके शरीर की नसें साफ दिख रही थी। वह ख्वाहिश की तरफ देखा है जिसका ब्लैंकेट उसके सीने पर से सरक चुका था, जिससे उसकी अपर बॉडी शो हो रही थी। रुद्राक्ष अपनी नजरें घुमाकर एक गहरी सांस लेकर ख्वाहिश के पास जाता है और सोफे पर पड़ी अपनी वाइट शर्ट उठाकर ख्वाहिश को पहना देता है और उसका बॉक्सेस भी ख्वाहिश को पहना देता है जो वहीं सोफे पर पड़ा हुआ था। वह कुछ पल उसे घूरने के बाद अपना ब्लेजर पहनकर बाहर जाते हुए ख्वाहिश को देखकर बोला, मैं अपनी मन मर्जी करके रहूंगा स्वीट हार्ट, भले ही तुम इस वक्त सो गई हो पर हम बहुत जल्द फिर से एक हो जाएंगे, यह मेरा वादा है तुमसे। आगे बिना कुछ कहे रुद्राक्ष से बाहर चला जाता है। खन्ना हाउस। दक्ष की नींद खुलती है। वह अपनी आंखें मसलते हुए बेड पर बैठ जाता है और सीधा अपने कमरे से बाहर निकालकर ख्वाहिश के कमरे की तरफ जाता है। वह पहले ख्वाहिश के दरवाजे को नॉक करता है पर ख्वाहिश दरवाजा नहीं खोलती तो दक्ष ख्वाहिश के कमरे के अंदर आ जाता है। दक्ष घड़ी की तरह देखा है जिसमें 12 बजे आए थे। वह अपने बालों में हाथ घूमर बोला, ऑब्वियसली 12 बजे बज रहे हैं। ख्वाहिश इतना लेट तक तो नहीं सोती है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक तो उठी जाती है। दक्ष बालकनी की तरफ देखा है, वहां पर ख्वाहिश नहीं थी। वह वॉशरूम में भी देखा है जहां पर ख्वाहिश नहीं थी। वह बिना कुछ बोल सीधा हाल में आ जाता है। उसे सामने ही किशन दिख जाता है जो सर्वेंट से कुछ बात कर रहा था। वह किशन से बोला, ख्वाहिश कहाँ है, वो अपने रूम में क्यों नहीं है? किशन रिस्पेक्ट से बोला, सर ख्वाहिश मैडम 10 बजे ही घर से निकल गए अपने ऑफिस के लिए। वह काफ़ी जल्दी में लग रही थी, बोल रही थी कि लेट हो गई है, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था, कहा था कि वहां जाकर कैंटीन में कर लेगी। मुझे लगा आपके ऑफिस गई है इसलिए मैंने मुझे नहीं रोका। दक्ष अपनी मुठिया कसकर बोला, इसका मतलब कि वो रुद्राक्ष जरूर कोई खेल खेल रहा है। उसने ख्वाहिश को यहाँ इसलिए भेजा है कि वो कुछ जान सके। दक्ष कुछ सोच रहा था तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आने लगता है। वो कलर की तरह देखा है, ये कोई अननोन नंबर था। दक्ष कुछ प्लस नंबर को देखने के बाद कॉल रिसीव कर लेता है। सामने से एक इंसान अपने गहरी आवाज़ में बोला, क्या लगता है तुम्हें, तुम अकेले रुद्राक्ष से शेखावत को हर पाओगे? तुम्हें पता है ना, अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम बच्चे, तुमने ये सोचा कि तुम अकेले रुद्राक्ष को हरा दोगे? तुम्हें नहीं लगता कि यह बेवकूफ़ी है? दक्ष गुस्से से बोला, कौन बोल रहा है, दिमाग खराब मत करो मेरा। जो भी हो तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? और उसे रुद्राक्ष को तो मैं हरा कर ही रहूंगा, देख लेना। वो इंसान दक्ष की बात सुनकर हंसते हुए बोला, दक्ष खन्ना, तुम्हारा बड़ा बाप और तुम्हारी बहन तुझे ही गलती कर रहे थे। रुद्राक्ष के साथ जो लड़की है उसे उसकी कमजोरी समझ कर उसे रुद्राक्ष की जिंदगी से दूर करना चाह रहे थे, पर शायद तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि उसे लड़की के
रुद्राक्ष की जिंदगी से जाने के बाद रुद्राक्ष जो पहले से थोड़ा काम आक्रामक और क्रूएल हो चुका था, वह उसे लड़की के जाने के बाद पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल, क्रूएल और गुस्से वाला हो चुका था। और ऐसे में तुम ये सोच रहे हो कि वह लड़की अगर रुद्राक्ष की जिंदगी से चली गई तो उसे हराने में आसानी हो पाएगी। यह सोचना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वह लड़की रुद्राक्ष के साथ रहकर रुद्राक्ष की ताकत है, और जब रुद्राक्ष के साथ नहीं होती तब वह ताकत गुस्से में बदल जाती है और वह और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। दक्ष अपने हाथों की मुठिया कसते हुए बोला, कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? अपना नाम बताओ, दोस्त हो या दुश्मन, ये बताओ, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें कि दक्ष खन्ना क्या चीज़ है। और उसे रुद्राक्ष सिंह शेखावत की चापलूसी मेरे पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके रुद्राक्ष तुम्हें पैसे नहीं देगा। वह इंसान सीरियस आवाज़ में बोला, दुश्मन हूँ मैं, दुश्मन हूँ, पर तुम्हारा नहीं, उसे रुद्राक्ष सिंह शेखावत का। शायद तुमसे भी ज़्यादा नफरत करता हूँ मैं उसे, रुद्राक्ष से। उसने मुझे मेरा सब कुछ छीन कर मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे पास जो भी था वो सब उसने छीन लिया, बस इसलिए क्योंकि मैंने एक दिल में उसे धोखा दे दिया था और उसके इन्फॉर्मेशन जाकर दूसरी पार्टी को बताती थी। आप मुझे पतला लेना है उसे इंसान के साथ जिसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देने के बाद उसका दिल नहीं भरा। उसने मेरी बीवी के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाए, जिसके चलते मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता भी खराब हो गया। और फिर उसने मेरी बीवी को छोड़ दिया, जिसके चलते डिप्रेशन में जाकर उसने सुसाइड कर लिया। और मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, ना ही उसे रुद्राक्ष सिंह शेखावत के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर पाया, क्योंकि जहां भी जाता हूं कंप्लेंट करने के लिए सब लोग रुद्राक्ष का नाम सुनकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं। इस बीच में हम जैसे आम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए मुझे पता चला जबकि तुम भी रुद्राक्ष से अपना बदला लेने की सोच रहे हो, तो सोचा क्यों ना हम साथ मिलकर उसे हराने की कोशिश करें। कौन हो तुम? नाम बता दो, फिर मैं सोचता हूँ मुझे तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करनी है या नहीं। दक्ष सीरियस आवाज में बोला, ऐसे नहीं, मैं शरारत करना, फ़ोन पर ऐसी सारी बातें नहीं होती, तो मिलकर बातचीत करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे आगे की प्लानिंग क्या है। आज शाम को मून एंड लाइट कैसे में शाम 6 बजे आ जाना, क्योंकि मुझे लेट होने वाले लोग नहीं पसंद है। ये रूल मैंने अपने बॉस से, रुद्राक्ष सिंह शेखावत से लिया है, जो काफ़ी काम करने वाला है। हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। वह इंसान मजाकियाले से में बोला और आगे बिना कुछ कहे बिना दक्ष की कोई बात सुन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। CH 132 स्वीट हार्ट, तुम्हारी आंखों में मुझे वह पहले वाला डर क्यों दिखने लगा है? दोपहर का वक्त, ख्वाहिश की नींद करती है उसकी आंखें, हम धीरे धीरे खोल रही थी। वह एक नज़र से लिंक को देखने के बाद अपनी आंखें फिर से बंद कर लेते हैं। उसे अपने शरीर में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। वह अपनी नज़रें घुमाकर बाजू में देखती है तो उसकी लेफ्ट साइड पर सोफे पर रुद्राक्ष अपने पैर पर चढ़ाई बैठा था और लैपटॉप में अपने होम के लिए चलते हुए ख्वाहिश को देखकर अपनी आईब्रो रच करता है। रुद्राक्ष को देखकर ख्वाहिश जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर करने लगती है। उसे देखकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। वह लैपटॉप बाजू में रखकर अपने कदम ख्वाहिश की तरह बढ़ा देता है। ख्वाहिश पीछे की तरफ की शक्ति जा रही थी। उसे रुद्राक्ष से डर लग रहा था कि वह फिर से कहीं वैसा कुछ ना कर दे। ख्वाहिश बिस्तर के कोने पर आ गए थे। वह गिरने लगती है, दिल की वजह से उसकी एक चेक निकल जाती है, पर वह गिरती है उससे पहले ही रुद्राक्ष उसे कमर से पकड़कर खींचकर बिस्तर पर लेटा देता है। रुद्राक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर ख्वाहिश लेटी हुई थी। वह दोनों ही इस वक्त बिना पल के छका है, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ ख्वाहिश के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, नाराज हो मुझसे? डर लग रहा है तुम्हारी आंखों में मुझे वह पहले वाला डर क्यों दिखने लगा है? ख्वाहिश रुद्राक्ष से ऊपर से उठने लगते हैं तो रुद्राक्ष उसे कमर से पकड़कर वापस अपने ऊपर लेट देता है और एक हाथ से ख्वाहिश के बालों से खेलते हुए दूसरे हाथ को उसकी कमर पर रखकर सहलाते हुए ख्वाहिश की आंखों में देखकर बोला, क्या हुआ? जवाब तो स्वीट हार्ट, तुम मुझसे दूर भगाने की कोशिश क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मुझसे दूर जाना इम्पॉसिबल है। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश का चेहरा बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर रखा था, जिससे उन दोनों की नाक आपस में टकरा रहे थे और दोनों के गहरी सांस है एक दूसरे के सांसों में घुल रही थी, जो उन दोनों को ही मदहोश कर रहा था। ख्वाहिश ने शर्ट के अंदर कोई अंदर नहीं पहना था, क्योंकि रुद्राक्ष ने उसे सिर्फ उसका वाइट शर्ट ही पहना था जिसके ऊपर के 2 बटन्स खुले हुए थे। और ख्वाहिश के लिए रुद्राक्ष की साइज काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि ख्वाहिश इतनी छोटी सी और रुद्राक्ष इतना बड़ा बॉडी बिल्डर। ख्वाहिश के ऊपर वह शर्ट काफ़ी बड़ी लग रही थी और बार बार उसके कंधे से सरक जा रहे थे। ख्वाहिश का शर्ट कंधे से पूरी तरह से नीचे को गिर चुकी थी, जिससे उसका सीना साफ दिख रहा था। वह दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कभी ख्वाहिश को कुछ महसूस होता है, वह रानी से बड़ी हो जाती है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाती है। रुद्राक्ष का हाथ ख्वाहिश के राइट ब्रेस्ट पर था और वह अपने अंगूठे से उसके साथ खेल रहा था। ख्वाहिश अपनी आंखें बंद करके रुद्राक्ष के हाथ के ऊपर हाथ रखकर उसकी मूवमेंट को रोक देती है और अपनी कांपती आवाज में बोली, हमें मत परेशान करिए प्लीज, हमें ये सब नहीं अच्छा लग रहा। इतना कहकर ख्वाहिश अपनी आंखें खोलकर रुद्राक्ष की आंखों में देखती है। ख्वाहिश की आंखें नम हो चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें रुद्राक्ष के सीने पर गिर रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश की आंखों में देखते हुए अपना हाथ हटा लेता है और ख्वाहिश के शर्ट के पूरे बटन्स बंद करने के बाद उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाता है और उसे बाथटब में बिठाकर हल्का गर्म पानी भरने लगता है, जिससे ख्वाहिश को अच्छा लगे।
ख्वाहिश अपने आप को देख रही थी। वह अपने शॉट देखकर गंदा सा मुंह बनाकर बोली, आपने हमें अपना ये पहना दिया। रुद्राक्ष अपने जेब में हाथ डालकर बिना किसी भाव के बोला, यह नहीं, इसे बॉक्सेस को बोलते हैं जिसे जेंट्स पहनते हैं, जैसे तुम लेडीज लोग पैंटी पहनती हो, सेम वैसे ही। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर तेरे से बोली, आपसे तो बात ही करना बेकार है, हर एक बात का जवाब होता है, यूं मुंह उठाकर कुछ भी बोल दिया, बोलने की कोई तमीज ही नहीं है, बदतमीज। रुद्राक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तो फिर बोलते क्यों हो? जब तुम्हें पता है कि मैं ऐसा ही जवाब देता हूं तो फिर तुम मुझे उकसाती ही क्यों हो? और रही बात बॉक्सेस की, तो तुम खुद भी पहले पहन लेती थी, अपनी मर्जी थे जब हम साथ रहते थे, और इतना ही। बोलते बोलते रुद्राक्ष चुप हो जाता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, क्या कह रहे हैं आप? फिर से कहिए, हम पहले साथ कब रहते थे? रुद्राक्ष अपना सिर न हिलाकर बोला, नहीं कुछ नहीं, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर एक मीटिंग है जिससे हम तुम्हें एनालाइज भी करना है। इटालियन लैंग्वेज आती है ना तुम्हें? इटालियन क्लाइंट से बात करनी है, तुम्हें आता तो होगा ही, रिज्यूम में तो तुमने लिखा ही है। ख्वाहिश हैरानी से बोली, अरे हमने कब कहा मैं नहीं आता? पता नहीं रिज्यूम में मैं किस गधे ने ये लिख दिया? अपने लिए ऐसी बात सुनकर रुद्राक्ष की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ रिज्यूम में लिखा नहीं हुआ था। ये तो रुद्राक्ष बस ख्वाहिश को परेशान करने के लिए बोल रहा था। वह ख्वाहिश को एक नज़र घूरने के बाद बोला, व्हाटएवर स्वीटहार्ट, जल्दी से मुझे मीटिंग रूम में मिलो, कपड़े तुम्हारे यही रखे हुए हैं, जल्दी आना। मीटिंग रूम। ख्वाहिश है अपने चेहरे पर टेंशन दिए सामने बैठे हैं इटालियन बिजनेसमैन को देख रही थी, जो इस वक्त चुपचाप बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश की तरफ देख रहा था। वह समझ रहा था कि ख्वाहिश जरूर परेशान हो रही है। रुद्राक्ष अपनी चेयर से हल्का सा आगे जाकर झुककर ख्वाहिश के कान में बोला, अभी यह को बोलेगा इटली लैंग्वेज में, इसे वैसे ही रिप्लाई करना, ओके? वह आदमी अपना फ़ोन रखकर एक स्माइल के साथ इटालियन लैंग्वेज में बोला, हेलो मिस्टर शेखावत, आई होप कि आप हमारे इस डील के लिए खुश हो और हमें पॉजिटिव रिस्पांस दे, क्योंकि प्रेजेंटेशन और सारी चीज़ तो आप देख ही चुके हैं, बस हमें डील कंफर्म करनी है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की तरह देखा है और ख्वाहिश को अपने हाथ से बोलने के लिए कहता है, तो ख्वाहिश एक झूठी मुस्कान के साथ अपना सर हाँ में हिला देती है। ख्वाहिश की सरकार पर रुद्राक्ष को हंसी आ जाती है और वह ख्वाहिश को ज़्यादा ना परेशान करते हुए खुद इटालियन लैंग्वेज में बोला, मिस्टर माइकल, मुझे आपकी प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट दोनों ही अच्छा लगा है, तो हम इस डील को आगे बढ़ाएंगे। आप सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लीजिए, मेरी तरफ से मैंने सारी चीज़ कंप्लीट कर दी है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। वह बोली, देखो तो सही कैसे चतर पटर इटालियन बोल रहा है, और हमसे कह रहा था कि हम बोले अगर जब खुद आ रहा है तो हमें क्यों कह रहा था, जब देखो तब बस परेशान करता रहता है। वैसे कुछ भी कहा है तो टैलेंटेड और इंटेलिजेंट सारे चीज़ों में अव्वल है, गुस्से और घमंड में भी इनके जितने अच्छे पहलू है इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम इसे कौन सा समझे, जो हमारे साथ अच्छा है वह या जो सबके और हमारे साथ बुरा है। ये क्या इसके डबल पर्सनैलिटी है? माता रानी, कहीं हम इस इंसान के बारे में सोचकर पागल ही ना हो जाए। मून एंड लाइट कैफ़े। दक्ष कैफ में आ चुका था और बैठा हुआ था। उसके सामने पहले से ही 2 कॉफ़ी के कप पड़े हुए थे। वह गुस्से से बोला, खुद तो बड़ा कह रहा था लेट आना नहीं पसंद, लेट आना नहीं पसंद, खुद मुझे 1 घंटे से बिठा रखा है, 6 बजे का बोल रहा था, 7 बजे गए हैं फिर भी नहीं आ रहा। तभी उसके सामने एक इंसान जल्दी में आकर बैठ जाता है। वह दक्ष के सामने बैठकर बोला, सॉरी सॉरी, लेट हो गया, मैं ज़्यादातर कभी लेट नहीं होता हूँ पर आज हो गया। वह एक्चुअली में थोड़ा पर्सनल काम में बिजी हो चुका था। दक्ष उस इंसान के गले पर से लड़की के लंबे बालों को निकालकर उसे दिखाते हुए बोला, पर्सनल काम दिख रहा है? पर्सनल काम यहाँ भी? उस इंसान हंसते हुए बोला, अब क्या कर सकते हैं, ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना फिर दूसरों को तकलीफ होती रहती है और उन लोगों से ज़्यादा हमें। दक्ष उसकी बातों को इग्नोर करके बोला, कौन हो तुम, नाम बताओ अपना। मेरा नाम CH-133। रुद्राक्ष का जुनून, स्वीटहार्ट, तुम्हारी खूबसूरती पर, तुम्हारे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है। मेरा नाम राजीव भाटिया है। वह आदमी दक्ष की आंखों में देखते हुए एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोला। उसे इंसान के मुंह से अपने लिए राजीव भाटिया सुनकर दक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। वह सीरियस आवाज में बोला, तुम ही हो ना वह जो लास्ट ईयर काफी न्यूज में छाया हुआ था, क्योंकि रुद्राक्ष के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा था और ऊपर से उसके ही कंपनी में से। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वो मैं ही हूँ, मैंने ही वो सब किया था, पर तुम्हें एक सस्पेंस की बात बताऊं। राजीव दक्ष के पास जाकर उसके कान में बोला, मैंने वो सब इंसाफ पाने के लिए किया था, रुद्राक्ष सिंह शेखावत के खिलाफ मैं नहीं मिल पाया। दक्ष उससे दूर होकर उसे सख्त नज़रों से देखते हुए बोला, तुम सच बोल रहे हो ना? जो भी कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि तुम्हें पता है रुद्राक्ष के खिलाफ कुछ भी करने से पहले पक्का सबूत होना बहुत जरूरी है, वरना वह इंसान को कितनी बुरी सजा देगा वह कोई नहीं सोच सकता हूँ। खुद को ही देख लो, भिखारी जैसी हालत हो गई है तुम्हारी, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम वही राजीव भाटिया हो, तो एक दिन इतना बड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। राजीव अपनी आंखों में गुस्से के भाव लिए बोला, हाँ मैं वही राजीव भाटिया हूँ जिसकी उस रुद्राक्ष सिंह शेखावत ने ऐसी हालत कर दी है, इसलिए तो मैं उसे अपनी इस हालात के लिए बदला लेना चाहता हूँ और उसे उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ। दक्ष उसे अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुम रुद्राक्ष को उसकी औकात दिखाओगे? रियली? अभी फ़ोन
पर तो बड़ी चापलूसी कर रहे थे रुद्राक्ष की। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हें लेट आना नहीं पसंद, ले जाने वाले लोगों से तुम्हें एलर्जी है? रियली क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम रुद्राक्ष के नक्शे कदमों पर चल रहे हो, कि तुम उसकी बातें मान रहे हो? और यह सब सच है, क्योंकि रुद्राक्ष अब तक कभी कभी लेट नहीं हुआ, वह हमेशा एग्जैक्ट अपने टाइम पर पहुंचता है। और तुम आज 1 घंटे लेट आए हो, और तुम्हें तो अपनी बीवी से बहुत प्यार था ना, तो फिर दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे क्यों उड़ा रहे थे? राजीव अपने आप को मासूम दिखाते हुए बोला, क्या करूं मिस्टर खन्ना, मुझे अपनी बीवी से प्यार तो बहुत था, जिसका उसे रुद्राक्ष ने फायदा उठाकर बुरा हाल कर दिया, पर मैं आप उसके साथ नहीं रहता। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना भूल चुका हूं, जो मैंने फ़ोन पर गलत बताई थी, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें तुमसे फ़ोन पर नहीं कर सकता था। दक्ष उसे घूरते हुए बोला, जो भी बात है जल्दी से बताओ, क्योंकि मैं इतना फ्री नहीं हूं जो यहाँ बैठकर तुम्हारे बोलने का इंतजार करता रहूं। मुझे अभी अपनी कंपनी भी जाना है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सो स्पीक फास्ट। राजीव अपना सर झुका लेता है और कुछ देर बाद अपनी आंखों में नकली आंसू लिए दक्ष की तरफ देखकर बोला, उस रुद्राक्ष सिंह शेखावत ने मेरी बीवी का फायदा उठाकर उसे जान से मार दिया, जिससे उसके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। इसलिए वह आप मेरे साथ नहीं है तो मैं उसकी कमी मिटाने के लिए दूसरी औरतों के साथ सोता हूं, जिससे मुझे उसकी याद ना आए। पर क्या करूं, मैं उसे दिल से प्यार करता था, जिस वजह से मैं किसी और औरत के साथ सोने के बाद भी उसे नहीं बोल पा रहा हूं। उसकी बात सुनकर दक्ष को बहुत गुस्सा आता है। वह अपने मुठिया आकाश कर बोला, रुद्राक्ष, क्या तुम कभी तो प्यार करने वालों को साथ नहीं रहने दे सकते? मेरे को ख्वाहिश के पीछे भी पड़े हुए हो, और ऑफिस राजीव भाटिया के पीछे भी, क्या तुम किसी से प्यार करने वाले लोगों को साथ नहीं देख सकते? दक्ष उस भाटिया के कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिक्र मत करो भाटिया, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम रुद्राक्ष के खिलाफ स्ट्रांग सब पूरी इकट्ठा करेंगे और फिर उसे कोर्ट में पेश कर देंगे डायरेक्ट, जिस वजह से पुलिस वालों को उसके ऊपर कार्यवाही करनी ही पड़ेगी, और उन लोगों को जस्टिस भी मिल जाएगा जिनके साथ रुद्राक्ष ने वह सब किया है, और मुझे मेरी कीमती चीज़ भी मिल जाएगी। शेखावत इंडस्ट्रीज CEO कैबिन। ख्वाहिश रुद्राक्ष के सामने खड़ी थी और लगातार रुद्राक्ष को घोड़े जा रही थी। रुद्राक्ष को पता था कि ख्वाहिशों से खोल रही है, पर वह फिर भी अपनी फाइल देखने में पैसे था। ख्वाहिश जब रुद्राक्ष को अपनी तरफ इंपॉर्टेंस ना देता देखकर ख्वाहिश जोर से उसके डेस्क पर अपना हाथ पटक कर बोली, जब आपको पता था कि हमें इटालियन नहीं आती, तब भी आपने हमें ये क्यों कहा कि हमें इटालियन में बात करनी है? और ऊपर से आपको अच्छे से वह भाषा आती थी, फिर भी आपने सिर्फ और सिर्फ हमको परेशान करने के लिए वह सब किया। क्या आपको अपने ऊपर शर्म नहीं आती? क्या हम जैसी भोली भाली मासूम सी बच्चे को इतना परेशान नहीं करना चाहिए? रुद्राक्ष अपनी चेयर से टेक लगाकर अपने पैर पर चढ़ाकर अपने हाथ में पकड़ी हुई पेन को 2 उंगली और अंगूठे की मदद से गोल गोल घूमते हुए ख्वाहिश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मासूम सी बच्ची, और तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? यह मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मैडम, मैं आपकी सारी चीज़ देख ली है, मासूम बच्चे जैसी कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे पास। एवरीथिंग इज़ बिग लाइक एडल्ट गर्ल। ख्वाहिश इधर उधर देखते हुए बोले, देखिए आप डबल मीनिंग बातें मत करिए प्लीज़, हमें नहीं पसंद हमने जो कहा मैं उसे बात का जवाब दीजिए। अगर आपको वह पास रहती थी तो आपने हमें वो बोलने के लिए क्यों कहा? रुद्राक्ष बिना उसे जगह अपने फाइल में लिखते हुए बोला, उसका जवाब तुम खुद दे चुकी हो पहले ही कि मैं तुम्हें परेशान करना चाह रहा था, और मुझे तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने ये किया। अब जो मुझे इरिटेट मत करो और मेरे लिए एकदम ब्लैक कॉफ़ी बताओ, शुगर लेकर आओ, जैसे मैं पीता हूँ, तुम्हें तो पता है ना, सेम वैसी ही। ख्वाहिश अपनी कमर पर हाथ रखकर रुद्राक्ष को करते हुए, पूरी नहीं जाएंगे, यही रहेंगे और आपको करते रहेंगे। रुद्राक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे वह वहाँ है ही नहीं। ख्वाहिश 15-20 मिनट तक ऐसे ही रुद्राक्ष को घूरते रहते हैं। जब उसे अपने पैरों में दर्द होने लगता है तो वह रुद्राक्ष को कोसते हुए पैर पटक कर बाहर जाते हुए बोली, कॉफ़ी चाहिए जनाब को काफ़ी ले आएंगे और उसमें शहद भी डाल देंगे, तब पता चलेगा बहुत पसंद है ना कॉफ़ी। रुद्राक्ष बिना उसे देख बोला, तुम्हारे हाथ से कुछ भी पी लूंगा तो फिर जहर क्या बड़ी चीज़ है? रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश और चिढ़ जाती है और अपने मुठिया कसते हुए बोली, बड़े आए जहर पीने वाले, अगर सच में जहर दे दिया ना तो हमें ही पिला देंगे। कोई बात नहीं, ट्राई कर सकते हैं, लेकर आओ जहर और फिर देखना कि मैं कैसे नहीं पीता। रुद्राक्ष ख्वाहिश की बात सुनकर बोला। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश का हाथ जो डोर खोल रहा था वह रुक जाता है। ख्वाहिश हैरानी से बोली, हमने तो इतना धीरे से कहा था, इन्होंने फिर भी सुन लिया, कितने तेज कान है इनके, बिल्कुल उनकी जुबान की तरह। और जहर पी लेंगे हमारे हाथ से तो एक दिन जरूर हम आपके जहर पिलाएंगे, बस देखते रहेगा। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, तुम कहो तुम्हें खुद जहर का इंतजाम करवा सकता हूँ। रुद्राक्ष फिर से बिना किसी भाव के बुरा। इस बार ख्वाहिश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ स्वीट हार्ट, अगर तुम चाहो तो मैं जहर भी पी लूंगा, पर शायद सिर्फ इतनी है कि मेरी मौत की बाद तुम अकेले जिंदा नहीं रहोगे, तुम भी मर जाओगी, मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम किसी और के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो या कोई तुम्हें सिंगल समझकर तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करें। तुम्हारी खूबसूरती पर, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे प्यार पर, हर एक चीज़ पर बस मेरा हक है जो तुम्हारी है, तुम्हारी मौत पर भी और तुम्हारी जिंदगी पर भी। रुद्राक्ष अपनी आंखों में जुनून, पागलपन, सनक सब भर के बोला। उसकी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। शायद अगर यह बात आप एक ख्वाहिश सुन लेती तो डर के मारे अभी ही निकाल लेती।
CH-134 रुद्राक्ष द स्टॉकर, क्यों हमें उनसे नफरत नहीं हो रही है? रात का वक्त, खन्ना हाउस। ख्वाहिश अपने रूम में अपने बिस्तर पर आलती पालती मार कर बैठे हुए थे। उसने इस वक्त का ट्रैक और क्रॉप टॉप टी शर्ट पहना हुआ था, टी शर्ट जो कि ग्रीन कलर का था और ट्रैक ग्रे कलर का था। वो कुछ सोच रही थी। सडनली उसे अपने साथ किया हुआ रुद्राक्ष का बिहेवियर याद आता है, जिसके बाद वो सो गई थी। यह याद आते हैं ख्वाहिश के पेट में तितलियां उड़ने लगती है। ख्वाहिश अपने पेट को अपने दोनों हाथों से कवर करके अपनी आंखें बंद करके बोली, हे माता रानी, यह हमें क्या हो रहा है? हम क्यों उस इंसान के लिए ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं? क्यों हमें उनसे नफरत नहीं हो रही है? क्यों हम उसके खिलाफ कुछ बुरा नहीं सोच पा रहे हैं, जबकि वह हमारे साथ इस हद तक चला गया जहां आज तक कभी हमारे पति दक्ष। बोलते हुए ख्वाहिश रुक जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि रुद्राक्ष ने उसे दक्ष को पति कहने से मना किया था। ख्वाहिश अपने गले में आया हुआ सलाइवा निगलती है और जल्दी से अपने रूम की लाइट साफ करके बिस्तर पर लेट जाती है और अपने सर से पांव तक ब्लैंकेट और लेती है, जैसे रुद्राक्ष वहां जाकर फिर से उसे परेशान करने वाला हो। रौद्र मैंशन, स्टडी रूम। रुद्राक्ष स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी जिसके वो कश्मीर जा रहा था और दूसरे हाथ में शराब की गिलास जिससे वो एक एक से शराब पिए जा रहा था। उसके सामने लैपटॉप पर ख्वाहिश के रूम के लाइव फुटेज चल रही थी जिसे वो इस वक्त देख रहा है। वो ख्वाहिश की सारी हरकतें देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त डेविल स्माइल थी। वह हंसते हुए बोला, कुछ भी कर लो उसमें थॉट पर तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती। चाहे तो मैं ये कुछ याद नहीं हूं, पर तुम्हारा दिल मुझे तुम्हारे दिमाग और दिल से नहीं निकलने देगा, और मैं तो हूं ही खुद को हमेशा तुम्हारे अंदर शामिल कर लूंगा तुम्हें अपनी याद दिलाने के लिए, चाहे वह तुम्हारा दिमाग हो, दिल हो या तुम्हारा शरीर। इतना कहकर रुद्राक्ष जोर जोर से हंसने लगता है। CH-135 रुद्राक्ष कुछ पल ख्वाहिश को देखता रहता है, फिर अपना काम करने लगता है क्योंकि ख्वाहिश सो चुकी थी। हालांकि उसने उसे फुटेज को बंद नहीं किया था, वह उसे फुटेज को देखा जा रहा था। वह सोते हुए ख्वाहिश की हर एक हरकत देख रहा था कि ख्वाहिश किस वक्त किस तरफ करवट ले रही है, सीधी सोई हुई है या नहीं, हर चीज़ नोटिस कर रहा था और अपना काम भी करता जा रहा था। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। अगली सुबह रुद्राक्ष हराम के साथ अपने लविंग में अपने किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक हाथ में घुटनों के बाल बैठा हुआ था जिसके हाथ उसके बीच की तरफ बढ़े हुए थे। उसके माथे से और चेहरे से बुरी तरह से खून निकल रहा था। इसका कंधा हल्का चला हुआ था और उसकी शर्ट पर खून से परी हुई और हल्की जल चुकी थी। रुद्राक्ष अपने गर्दन टेढ़ी करके उसे इंसान को अपनी सर्द नजरों से देखते हुए बोला, चलो अपनी जुबान खोलो और सच सच बताओ वरना। रुद्राक्ष उसे इंसान को अपने हाथ में पड़ी हुई है गाना दिखता है और उसकी तरफ को पॉइंट करके उसे इंसान को बोलने का इशारा करता है। CH-136 रुद्राक्ष के ऊपर अटैक, स्वीट हार्ट फिलहाल के लिए सेफ तो है? वो इंसान अपना सर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। शट योर फू माउथ अजय, मुझे एक्सक्यूज नहीं सुनने की, मुझसे गलती हो गई, यह हो गया, पैसे की लालच में मैंने ये सब कर दिया। मुझे ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस ये सुनना है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन था, किसने ये प्लान बताया था, ये बताओ मुझे, बाकी मुझे ये सब नहीं सुना कि यह मैंने नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, ब्ला ब्ला ब्ला। रुद्राक्ष अपने सामने बैठे करीब 45 साल के उम्र के आदमी की नकल करके बोला। सामने बैठा हुआ आदमी डे से ही कुछ बोलने वाला था। रुद्राक्ष उसके पैर पर गोली चल देता है जिससे उसके पैर से बेहद खून निकलने लगा था। वह आदमी दर्द से तड़प उठता है। रुद्राक्ष अपने गहरी आवाज में बोला, झूठ मत बोलना, अगर बोलो तो सच बोलना, और अगर सच नहीं पता है तो मुझे बता दो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरे पास और भी बहुत कम है, मैं इतना फ्री नहीं रहता। वह इंसान अपना सर झुकाते हुए बोला, सर मेरा जिसने साथ दिया है वह आपका है, कंपनी का एक इंसान है जिसको आपने निकाल दिया था, कम से वो है र। तो फिर एक गोली आकर सीधा सच्चाई किसी ने पर लगती है और उसकी वही मौत हो जाती है। अजय कुछ बोल नहीं पाता और अपनी आंखें बंद करके वहीं गिर जाता है। रुद्राक्ष खिड़की की तरफ देखा है जहां से एक परछाई जा रही थी। वह तेजी से उसे तरफ अपना हाथ घुमाकर शूट कर देता है। रुद्राक्ष की चलाई हुई गोली उसे इंसान की पीठ पर लगी थी। वह इंसान पहले तो दर्द से तड़प उठता है पर खुद को बचाकर वहां से भागने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रुद्राक्ष के हाथ में आया था रुद्राक्ष सारी सच्चाई जान लेगा और उसे जान से मार देगा। वह अलग। CH-137 रुद्राक्ष जल्दी से बाहर की तरफ भागते हुए बोला, पकड़ो उस इंसान को, मुझे वह जिंदा चाहिए, जल्दी करो। रुद्राक्ष के सारे गार्ड्स पहले ही उसके पीछे लग चुके थे। रुद्राक्ष बाहर तक नहीं गया था पर वह अपने घर के गेट के खड़ा था। रुद्राक्ष का घर जंगल विस्तार की तरफ था जिस वजह से वहां पर कोई और कर नहीं था और ना ही कोई दूसरा इंसान रहता था वहां। दूर दूर तक बस रुद्राक्ष का किले का कहा था क्योंकि रुद्राक्ष को नहीं पसंद था कि वह जहां रहता है उसके आसपास कोई और रहे या थोड़ा सा भी शोर शराब हो, इसलिए उसने उसे पूरे एरिया की जमीन खरीद ली थी जिसे कोई उसे जमीन को बेचना और कोई वहां पर रहने ना आए। रुद्राक्ष अपने गहरी नजरों से उसे इंसान को देख रहा था।
जो वहां पर खड़ी एक काली गाड़ी में बैठ जाता है और वह गाड़ी वहां से रवाना हो जाता है। रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोल, कोई तो मिला हुआ है, मेरा अपना स्वयं लोगों को सारी बातें बता रहा है। अच्छा, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन किसी और को बता रहा है, वरना ऐसे किसी अनजान का मेरे मेंशन में घुस आना कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा हुआ इस वक्त स्वीट आई यहाँ पर नहीं है, वरना ये सब देखकर वह फिर से बेहोश हो जाती और मेरा टेंशन और बढ़ जाता। कम से कम उसे दक्ष करना के घर पर मेरी स्वीट हार्ट फिलहाल के लिए सेफ तो है। खन्ना हाउस। ख्वाहिश नाश्ते के लिए बैठी हुई थी। उसके सामने उसका फेवरेट खाना रखा हुआ था, जो भी कभी स्पाइसी और तेल था। आलू का पराठा, आलू की सब्जी और पूरी खीर, रसमलाई, पनीर की सब्जी, पनीर कोफ्ता, रायता और हल्दी वाला दूध। अपने ललचाए हुए नज़रों से उसे सारे खाने को देख रही थी। एक सर्वेंट जो कि फीमेल थी, वह ख्वाहिश के पीछे ही खड़े थे। अब अपने मोबाइल में उन सारे खाने की फ़ोटो लेकर किसी को सेंड कर देती है। रुद्राक्ष इस वक्त अपने रूम में मिरर के सामने खड़ा अपने शर्ट के बटन्स दे रहा था। उसे अपने फ़ोन में जब नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है तो वह अपना फ़ोन उठाकर उसमें देखा है तो एक फ़ोटो आई हुई थी। वह बिना किसी भाव के उसे फ़ोटो को डाउनलोड करके उसे ओपन करता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और हल्की गुस्से से बढ़ जाती है। रुद्राक्ष उसे मैसेज करके कुछ कह देता है सामने से, बस ओके, बस इतना कहा जाता है। रुद्राक्ष फिर से उसे फ़ोटो को देखा है, उसमें उसे ख्वाहिश दिखाई दे रही थी जो लाल जाए नज़रों से खाने को देख रहे थे। ख्वाहिश ने इस वक्त एक येलो कलर की कुर्ती और ने जब ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें उसका खूबसूरत गोरा रंग और निखर कर आ रहा था। रुद्राक्ष महेश के चेहरे पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, बिल्कुल गोल्ड हो तुम, 24 कैरेट गोल्ड, और मैं खुश हूं कि यह गोल्ड सिर्फ मेरा है और यह सिर्फ मेरा ही रहेगा। तुम रहती हो कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं करता, बहुत ज़्यादा हवासी हो, पर तुम खुद को देख लो, तुम्हें देखने के बाद कोई कैसे खुद पर कंट्रोल कर सकेगा। पर तुम्हारी एक यही आदत मुझे नहीं पसंद, कितना खाती हो और ऊपर से कितना अनहेल्थी खाती हो। तुम्हारे खाने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारे अनहेल्थ खाने से मुझे प्रॉब्लम है, जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तुम तो चलो छोटी हो, पर मैं तो बड़ा हूँ, मुझे तो तुम्हारी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ना। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी तरह से तो नहीं कर सकता, बच्चों की तरह। रुद्राक्ष जैसे बोल रहा था जैसे वह बिल्कुल जिद न करता हो और हमेशा ख्वाहिश की बात मानता हो। CH-138 दूसरी तरफ ख्वाहिश के सामने से खाना हटाया जा रहा था। वह परेशानी से बोले, अरे आप ऐसा रखना कहाँ लेकर जा रही है, हमें बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ हमें हमारा खाना वापस दे दीजिए। वह मेरे अपना सर झुका कर बोली, हमें माफ़ कर दीजिए मैडम, प्रपोज ने हमें कहा है कि आपको हेल्थ दिखाना दिया जाएगी, ना कि इतना आने जल्दी। इतना कहकर वह मेरे दूसरी सवा को कहकर ख्वाहिश के सामने दही जिसमें काला नमक डाला हुआ था, ऑरेंज जूस, पपीता और कुछ फ्रूट्स आ जाते हैं और साथ में हम ब्रेड, बटर और ओट्स भी था। इन सारे खाने को देखकर ख्वाहिश का मुंह बन जाता है। वह गुस्से से पूरी, पर हमें यह नहीं खाना, हमें वही खाना है जब हमारे लिए वह लेकर आओ। तो सारे मैज़ बस अपना सर झुकाकर खड़े रह जाती है। वह लोग ख्वाहिश की बात का कोई जवाब नहीं देते और ना ही उसकी तरफ देख रहे थे। ख्वाहिश कुछ देर और सबको करने के बाद हम सारे खाने को एक तरफ करके आलू का पराठा और दही खाने लगती है। करीब 4-5 पराठे खाने के बाद कोई सपना से एक जगह से खड़ी होकर उन सबको घूरते हुए, वह तो हमें भूख लग रही थी इसलिए हमने खा लिया, पर तुम्हारे आंचल की हरकत को हम तुम्हारे बॉस के सामने लाकर रहेंगे, जिससे उन्हें पता चले कि उनके सर्वन से कितने बदतमीज और जिद्दी है। दक्ष ख्वाहिश के पीछे जाने लगता है। ख्वाहिश बाहर जा चुके थे। ख्वाहिश के लिए रुद्राक्ष ने स्पेशल कर भिजवाई थी, जिसे ख्वाहिश को ये कहकर भेजा गया था कि यह कंपनी के लिए ख्वाहिश को दी गई है, क्योंकि ख्वाहिश के लेट आने से रुद्राक्ष का काम लेट होता है और यह चीज़ कंपनी का सपोर्ट नहीं कर सकती। तब जाकर ख्वाहिश निकाल ली थी, वरना वह नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि रुद्राक्ष के ऊपर हक जाता रहा है। ख्वाहिश कार में बैठकर जा चुकी थी। दक्ष उसे जाते हुए देख रहा था। वो कर की तरफ देखा है तो समझ जाता है कि यह जरूर रुद्राक्ष ने किया होगा, वरना वो खुद हुआ है। उसको कर में ड्रॉप करने के लिए रेडी था, पर ख्वाहिश ने उसे मना कर दिया था अपने साथ ऑफिस आने के लिए, जिस वजह से दक्ष आगे कुछ नहीं कहा पाया था। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष अपने केबिन में बैठा हुआ था। वो कब का ऑफिस आ चुका था और ख्वाहिश के आने का इंतजार कर रहा था, पर तभी ही दरवाज़ा लॉक होता है और ख्वाहिश इनकर आ जाती है। रुद्राक्ष अपनी घड़ी में देखकर ख्वाहिश की तरफ देखकर सीरियस आवाज में बोला, क्या यह वक्त है ऑफिस आने का? तुम्हें कितने बजे ऑफिस आने को कहा गया था? जो तुम सब मन चाहे तब आ रहे हो, कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे। तुम्हें ऑफिस के मालिक नहीं हो, तुम्हें पता है ना ये बात? हाँ हमें पता है कि ख्वाहिशें थोड़ा ही बोली थी कि वह चक्कर खाकर वहीं गिर जाते हैं। ख्वाहिश के हालात को देखकर रुद्राक्ष डर जाता है और जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा होकर ख्वाहिश के पास जाता है और उसके गांव को धकते हुए बोला, स्वीट हार्ट अपनी आंखें खोलो, देखो मुझे क्या हो गया तुम्हें? मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये ऑफिस तुम्हारा है या कि ऑनर भी तुम्हें हो? इनफैक्ट मेरी ऑनर भी तुम ही हो। तुम जो चाहो कर सकती हो और कह सकते हो कितने बजे चाहे उतने बजे ऑफिस आ सकती हो। प्लीज़ मुझे ऐसे डराओ मत। CH-139 रूहिश की बातें और रोमांस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ख्वाहिश के कमरे में आने की? रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश फिर भी अपनी आंखें नहीं खुलता है। रुद्राक्ष महेश को अपने गोद में उठाकर उसे वहीं के दिन में रखे हुए सोफे पर बिठा देता है और जल्दी से श्री को कॉल करके बोला,
श्री जल्दी से मेरी केबिन में अच्छे से अच्छे फीमेल डॉक्टर को लेकर आओ, ज़रा भी लेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, वरना मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सज़ा क्या होगी। इतना कहकर रुद्राक्ष बिना श्री की कोई बात सुन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कुछ देर बाद डॉक्टर ख्वाहिश को एग्जामिन कर चुकी थी। वह चुपचाप लेते हुए ख्वाहिश के चेहरे को देख रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़े हुए बैठा था। वह बिना उसे डॉक्टर की तरफ देख बोला, डॉक्टर आप यहाँ पर मेरी स्वीट हार्ट को घूमने नहीं आए हैं, आप कुछ इस काम के लिए बनाया गया था, वह करो और बताओ कि मेरी स्वीट हार्ट को क्या हुआ है। मिस्टर शेखावत, जैसा कि मैं पहले भी कहा था, शायद इन्हें कोई ऐसी दवाई दी जा रही है जिनसे इनके दिमाग के साथ छेड़खानी हो रही है। ये दिन ब दिन मेंटली विवेक होते जा रही है। यह अपनी पुरानी याददाश्त के साथ साथ शायद अपने प्रेजेंट को भी भूल सकती है। हमें इस बारे में हिस्ट्री काम करना होगा और यह जानना होगा कि नहीं इस वक्त कौन सी दवाई दी जा रही है, उसके बाद ही मैं कोई इलाज कर पाऊंगी। वह डॉक्टर रुद्राक्ष की तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोली। रुद्राक्ष ख्वाहिश के माथे पर किस कर लेता है और श्री की तरफ देखा है, दूसरी अपना सिर्फ हमें हिलाकर केबिन से बाहर चला जाता है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के उसे डॉक्टर को बाहर दरवाजे की तरफ इशारा कर देता है तो वह डॉक्टर भी अपना सर झुकाकर वहां से बाहर चली जाती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के माथे पर किस करके बोला, तुम फिक्र मत करो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बहुत जल्द इन सारे दुख दर्द तकलीफों से आज़ाद कर दूंगा। मुझे तुम्हारी यह हर दिन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहे, पर इस वक्त चीज़ है थोड़ी हाथ से बाहर है, एक बार सब चीज़ सही हो जाने दो, फिर देखना मैं तुम्हें कभी भी परेशान होने नहीं दूंगा, कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। खन्ना हाउस। एक लड़की जो मेड के ड्रेस में थी, उसे टाइम ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और कमर पर एक सफ़ेद कलर का रुमाल जैसा कुछ बंधा हुआ था। वह देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। वह धीमे धीमे कदमों से ख्वाहिश के कमरे की तरफ जा रहे थे। कमरे के बाहर खड़े रहने के बाद एक नज़र बाहर की तरफ देखती है जहाँ पर कोई खड़ा नहीं था, उधर वह सब खोलकर सीधा अंदर चली जाती है। रूम के अंदर जाते ही वो लड़की जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बचाने लगता है। वह डर के मार 2 कदम उछल पड़ती है। तभी उसका ध्यान अपने जेब में जाता है जहां पर मोबाइल बज रहा था। वह अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाकर बोली, भगवान हम उसे इंसान के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सामने से किसी की गहरी आवाज़ आती है। ये कोई और नहीं श्री था। श्री की आवाज़ सुनकर वह लड़की यानी कि मारिया खुश हो जाती है और बोली, ओ है श्री, कैसे हो तुम, देखो तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तुम बोलना मत कि तुमने मुझे एक डेट प्रॉमिस किया है और हम डेट पर जाएंगे, समझे। अगर तुमने मुझसे बिल्कुल भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं बॉस से बोल दूंगी कि तुम्हें मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे अपने बच्चों की मन बना दिया और अब छोड़ रहे हो, फिर देखने की बॉस तुम्हारी क्या हालत करते हैं। श्री गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और बिना किसी भाव के बोला, पहले वह करो जो तुमसे करने के लिए बोला गया है। मैं कभी अपना वादा नहीं भूलता हूँ। अगर तू अपना काम कर दिया, मुझे वह सारी दवाएं और सबूत ढूंढ कर लाना है जो लेडी बॉस को दिए जा रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जरूर आऊँगा। मैं तुम्हें वादा किया है और श्री को भी अपना वादा नहीं तोड़ता हूँ। ये सारी चीज़ मैंने अपने बॉस से ही सीखी है। श्रेया के कुछ नहीं कहता और सीधा कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। मारिया पहले तो मुंह बना लेती है, फिर मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, आएगा तो जरूर डेट पर। मारिया सारी चीज़ों को भूलकर वापस से अपना काम करने लगती है। वह पूरे घर में ख्वाहिश की दवाएं ढूंढ रही थी, उसे कहीं मिलती तो नहीं। तभी वह बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नज़र एक ब्लैक लेपर्ड के ऊपर जाती है जो कि छोटा सा खिलौना था। मारिया को वह थोड़ा अजीब लगता है और उनकी ट्रेनिंग में ऐसी सिंबल्स के बारे में काफ़ी बताया गया था, जिस वजह से मारिया उसके पास जाती है और उसे छू कर देती है, पर कुछ होता नहीं है। तभी गलती से मारिया का हाथ उस लेपर्ड के सिर से छू जाता है, जिससे उसने पेट का सर गिर जाता है। मारिया की नज़र उसके शरीर के अंदर के हिस्से पर जाते हैं जहां पर बहुत सारी दवाएं और चीटियां रखी हुई थी। ये देखकर मारिया की आंखों में चमक आ जाती है। वह सारी चिट्ठियों और दवाएं को अपने पॉकेट में डाल लेती है और वहां से बाहर की तरफ जाने लगती है, पर वह दरवाज़ा खोल पाती उससे पहले ही कोई और दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है। मारिया जब अपने सामने खड़े इंसान को देखते हैं तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह सामने वाला इंसान जब अपने सामने का नज़ारा देखा है तो उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। रौद्र मैंशन, CEO कैबिन। रुद्राक्ष ख्वाहिश के पास बैठा हुआ था और उसके माथे को शैल रहा था। ख्वाहिश रुद्राक्ष के कंधे पर अपना माथा रख लेती हुई थी। वह धीमे से बोले, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है सर, क्या हमने आपको परेशान किया था? पता नहीं पिछले कुछ वक्त से हमारे साथ यह क्या हो रहा है। जब भी हम कुछ ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो बेहोश होकर के जाते हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे सर में दिमाग ही नहीं रहा, सारी चीज़ खाली हो रही है, हमें कुछ याद ही नहीं रह रहा है। हाँ, हमें पता है कि यह बात थोड़े शर्मिंदगी वाली है, मतलब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, पर हम ये बात किसी से कहते नहीं। पता नहीं हमने यह बात आपसे क्यों कह दी, अब आप भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, कभी नहीं स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा मजाक कभी नहीं उड़ा सकता। तुम्हें पता नहीं है तुम पहले कैसे कैसे हरकतें करती थी, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता था और मुझे तुम्हारी उन्हें सारी हरकतों से तो प्यार है। मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ है, तुम्हारा पागलपन, ये सब कुछ पसंद है। मुझे वो मेच्योर ख्वाहिश नहीं पसंद है जो मेच्योर नहीं है, बस खुद को समझदार दिखाने की कोशिश करती है। तुम घर के साफ हो और साफ दिल वाले लोग इस दुनिया में बहुत अच्छे हैं। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। ख्वाहिश और रुद्राक्ष दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों का चेहरा इतना पास था कि उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी और अपर लिप्स हल्का सा टच हो रहा था।
रुद्राक्ष आगे बढ़कर ख्वाहिश के होठों को अपने होंठ के बीच दबाकर उसके होठों पर इंटेंस किस करने लगता है। रुद्राक्ष की ऐसा कुछ की आंखें बंद हो जाती है। वह हमेशा ही खुद को रुद्राक्ष के सामने कमजोर महसूस करते थे, आज भी यही हो रहा था। ख्वाहिश कभी रुद्राक्ष को मन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसे रुद्राक्ष के चुने में एक अलग सा प्यार, अपनापन और सुरक्षा महसूस होती थी जिसे वह ना चाहते हुए भी नकार नहीं सकती थी। दूसरी तरफ खन्ना हाउस। मारिया अपनी आंखें बड़ी करके अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी। वह इंसान मारिया को देखकर सख्त आवाज में बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ख्वाहिश के कमरे में आने की? यह जो तुमने अभी अभी अपने हाथ में लिया वह सारी चीज वहां रख दो वरना अपनी जान से जागी अभी। 740 दर्दनाक सजा, तुम्हारी वजह से मेरी स्वीटहार्ट को तकलीफ हुई। मारिया हकलाते हुए बोली, वो ये तो मैं बस आप ये क्या मैं कर रही हो? पागल हो गई हो? मैंने कहा ये क्या है तुम्हारे हाथ में, जल्दी बोलो। दक्ष चिल्लाकर बोला। मारिया अपने मन में बोली, श्री ने कहा था कि कभी भी कहीं फांसो तो हेसीटते नहीं होना है, उसे इंसान को यह ना लगे कि हम डरे हुए हैं। हाँ, मुझे वही करना है जो श्री ने कहा है। मारिया अपने आप को शांत करके बिना किसी भाव की बोली, यह ख्वाहिश मैडम का सामान है और दवाई या वह ठीक से नहीं लेती है जिसके जिम्मेदारी डॉक्टर ने मुझे दिए गए, इस वजह से मैं उनकी दवाएं उनके खाने में डाल देता हूं। तो बस वही देखने आई थी कि दवाओं का पाउडर है या खत्म हो चुका है, जिससे मुझे लाने में पता चलेगा कि कितनी लानी है या कितनी नहीं। दक्ष अपने कदम मारिया की तरफ बढ़कर बोला, क्या सच में बस इतने से बात थी? तो फिर इतना हकला क्यों रही थी जैसे कुछ गलत कर रही हो? दक्ष मारिया के सामने खड़ा था। मारिया एक तिरछी मुस्कान के साथ अपने कदम दक्ष की तरफ बढ़कर उसके सीने पर अपनी उंगली से सहलाते हुए बोली, वह क्या है ना सर, आप काफ़ी हॉट है और आपकी हॉटनेस को देखकर मैं अंदर से पानी पानी हो रही थी, जिस वजह से मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी, बस इसीलिए थोड़ी हकला गई। आप चाहो तो मेरी यह हेसिटेशन दूर कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगी। दक्ष अपने कदम पीछे लेकर मारिया को करते हुए, गुलाब जामुन यहाँ से अपना काम करो और फिर से ये दवाएं ले आओ, जिस तरह से तुम ख्वाहिश को खिलाती हो वही करो, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। मारिया दक्ष को अपने दांत दिखाते हुए वहां से निकल जाती है। बाहर निकलते ही वह गहरी सांस लेकर बोली, बाप रे, अगर उसे पहलवान ने देख लिया होता आप तो डेट के लिए मना ही कर देता। देखा तो नहीं है, परसों जरूर लिया है। तुम क्या कह रही थी और समझ भी गया कि तुम क्या कर रही थी। यह मत भूलो कि तुम मेरे साथ हम ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो, इसलिए कोई भी बेहुदा हरकत करने से पहले सोच लेना। श्री की कड़क आवाज मारिया को अपने कानों में सुनाई देती है। मारिया जल्दी से खुद को ठीक करती है और झूठी हंसी के साथ पूरी नई श्री में कुछ नहीं कर रही थी, प्लीज तुम हमारी डेट कैंसिल मत करना, तुम्हें पता नहीं है मैं इस डेट के लिए कितना इंतजार किया है। क्या कह रही थी पहलवान? हाँ, श्री मारिया की बात सुनने के बाद अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर बोला। मारिया अपनी आंखें बंद करके अपनी जबान निकाल लेती है। जबान अंदर रखो अपनी, श्री मारिया की हरकत को समझते हुए बोला। मारिया अपनी आंखें खोलकर हैरानी से बोली, क्या तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने अपनी जीभ निकाली है? बैक टू वर्क, सिर्फ इतना कहकर श्री कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। श्री कुछ पल बिना किसी भाव के अपने केबिन के विंडो की बाहर देखने लगता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो अपना सिर ना में हिलाकर बोला, पागल। वो अपना लैपटॉप उठाकर केबिन से बाहर निकल जाता है। दोपहर का वक्त, फार्म हाउस। रुद्राक्ष अपने फार्म हाउस के बेसमेंट में था। वो इस वक्त अपने सामने घायल पड़े हुए आदमी को देख रहा था। रुद्राक्ष ने इस डार्क ब्लू शर्ट और उसके नीचे ब्लैक कलर की पेंट पहनी हुई थी। उसके ब्लेजर को उसने निकाल दिया था और उसके बाल हमेशा की तरह उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जो उसे किसी ग्रीक गॉड की तरह अट्रैक्टिव बना रहा था। रुद्राक्ष के गुलाबी होठों के बीच एक सिगारेट दबी हुई थी जिसके वो लंबे कश लिए जा रहा था, जिसने उसके गुलाबी होठों को लाल बना दिया था। रुद्राक्ष अपने बालों में हाथ घुमाकर अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ाकर बोला, कैब ड्राइवर हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी स्वीट हार्ट को तकलीफ हुई थी। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? जो ऑफिस में आने के बाद जब उसने तुम्हारी बात की तो वह तुरंत बेहोश हो गई, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब वह डरी हुई होती है या स्ट्रेस में होती है। सच सच बताओ, वरना मुझे तो अपने तरीके से पता चल ही जाएगा, पर तुम्हारी मौत और भी दर्दनाक हो जाएगी। वो कैब ड्राइवर रुद्राक्ष के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की आपसे जुड़ी हुई है। पता नहीं क्यों, पर जब मैंने उसे देखा तो मैं उससे अपनी नज़र ही नहीं घुमा सकता था। मैं बस उसे देखता रह गया। मैं उसकी खूबसूरती देखकर खो गया था। मैं उसके साथ कुछ करना नहीं चाहता था, बस उसका थोड़ा बहुत एडवांटेज लेना चाहता था। पर उस लड़की ने मेरी चाल कामयाब नहीं होने दिया और मुझे मारकर वहाँ से भाग गई और ना ही मेरे पैसे दिए। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष जोर जोर से हंसने लगता है और वो ड्राइवर डरी हुई नज़रों से रुद्राक्ष को देख रहा था। CH-141, स्वीटहार्ट, बस तुम्हें वो सब याद करने की देर है। आई रियली मिस हर। रुद्राक्ष अपनी हंसी रोककर सर्द नजरों से उस आदमी को देखते हुए बोला, वो लड़की जिसे देखकर तुम उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे, वो पत्नी है मेरी, वो ख्वाहिश रुद्राक्ष सिंह शेखावत है। आखिर में रुद्राक्ष के शब्द काफी कठोर हो चुके थे। वह कैब ड्राइवर जब रुद्राक्ष के मुंह से ख्वाहिश के लिए अपनी पत्नी सुनता है तो लगभग उसकी मौत ही होने वाली थी। वह अपनी थम चुकी सांसों को तेज करके गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपने हाथ छोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की आपकी बीवी है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता, मेरी गलती हो गई।
गलती तुम इस बात को गलती कह रहे हो, तुमने गुनाह किया है, तुमने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती है करके तुम्हें उसकी सजा मौत मिलेगी और मैं तुम पर कोई रहम खा लूंगा, ये बात तो तुम भूल ही जाओ। रुद्राक्ष उस आदमी के मुंह पर एक लात मारकर बोला। वो आदमी वही पीठ के बल गिर जाता है। रुद्राक्ष उसके पास जाता है। वो आदमी पीठ के बल पीछे सरकते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, मुझे रुद्राक्ष उसके पैरों के पास खड़ा था। उसके हाथ में गन थी जिससे उसने उस आदमी की दोनों आंखों पर गन से शूट कर दिया था। रुद्राक्ष गर्दन टेढ़ी करके उस आदमी को घूर रहा था। वो आदमी बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसकी दोनों आंखों से बेहद खून निकल रहा था। उसके पैर और हाथ दर्द से तड़प रहे थे। कुछ ही पलों में उसका तड़पना बंद हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रुद्राक्ष सर्द आवाज में बोला, मेरी बीवी के ऊपर मैं किसी की एक नज़र भी बर्दाश्त नहीं करता और तुमने उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इतना कहकर रुद्राक्ष बाकी बची हुई गोलियां भी उस आदमी के सीने में दाग देता है। हॉस्पिटल। रुद्राक्ष डॉक्टर के केबिन में बैठा हुआ था और अपने हाथ में पकड़े हुए कागज को पढ़ रहा था। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, तो फिर यह बताओ कि वह ठीक कब तक होगी? मिस्टर शेखावत, उनके दिमाग में कई पुरानी यादें मिट चुकी है। वो अगर कुछ याद करने की कोशिश कर रही है या कुछ पुरानी चीज़ उन्हें याद आ भी रही है, फिर भी उनकी तबीयत खराब हो जा रही है और उनके दिमाग में एक असहनीय पीड़ा होती है। इसलिए मेरी आपको यही राय है कि आप फिलहाल के लिए उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश ना करें और जितना हो सके उतना उन्हें खुश रखें और उनके सामने रहकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करिए, बिना उन्हें प्रेशर करें। वो डॉक्टर रुद्राक्ष की तरफ देखकर बिना किसी भाव की बोली। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। वो डॉक्टर रुद्राक्ष को बस जाते हुए देख रही थी। खन्ना हाउस, ख्वाहिश का कमरा। वो हमें आज भी वही एहसास दे गए जैसा हमें हमारे ख्यालों में वो इंसान देता है। पता नहीं वो कौन है, क्यों हमें एक अपना सा एहसास दे जाते हैं। उन्होंने हमारी जान बचाई। आज फिर से हम बेहोश होकर गिर गए थे और जब जागे तब एकदम फ्रेश। पर वो जितने अच्छे हैं उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। उनसे कुछ उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। आखिर में ख्वाहिश इतना लिखकर अपनी बुक बंद कर देती है। ख्वाहिश अपने बेड से खड़ी होकर खिड़की से बाहर देखती है। वो मुस्कुराते हुए बोली, आज चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है रोज के मुकाबले। तुम्हें पता है चांद, हमें कभी कभी आपकी खूबसूरती हमसे भी ज़्यादा लगती है कि आप एक इंसान होते तो बेहद खूबसूरत होते, पर हमें वो इंसान आपसे भी ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके जितने सुंदर आदमी हमने कभी नहीं देखा और ना ही कभी देखेंगे। नैन नक्श, हाइट, बॉडी, आवाज़, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? मैं तो हूँ ही इतना परफेक्ट माय स्वीट हार्ट, बस तुम्हें वो सब याद करने की देर है। रुद्राक्ष अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप में ख्वाहिश की देख रहा था। उसके लैपटॉप में ख्वाहिश के रूम की सीसीटीवी चल रही थी। वो लैपटॉप पर अपनी नज़रें गड़ाए अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल कर देता है। ख्वाहिश देखती है कि उसका मोबाइल रिंग कर रहा है। वो अपने मोबाइल में कॉलर के नाम को देखती है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, पर वो जल्दी से अपनी स्माइल हाइड करके सख्त आवाज़ में बोली, हेलो, क्यों कॉल किया बताओ। ख्वाहिश की हरकतों को रुद्राक्ष देख रहा था। उसके फेस पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वो सॉफ्ट वॉइस में बोला, तुम ठीक हो? रुद्राक्ष के सवाल को सुनकर ख्वाहिश के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वह अपनी आंखें बंद करके अपना एक हाथ अपने सीने पर रखकर धीरे से बोली, हाँ हम ठीक है, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? तुम्हारी हेल्प करी इस बात का। रुद्राक्ष बेड पर टेक लगाकर बोला। हाँ तो और क्या? ख्वाहिश बेड पर टेक लगाकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। रुद्राक्ष ख्वाहिश की हर एक हरकत नोट कर रहा था। वो साफ देख सकता था कि ख्वाहिश रुद्राक्ष के सिर्फ एक फ़ोन कॉल से ही कितनी खुश हो गई थी। रुद्राक्ष सॉफ्ट वॉइस में बोला, हैड डिनर? हाँ हो गया, आपने खाया? ख्वाहिश रुद्राक्ष से बोली। नहीं, मन नहीं था, मुझे एक्चुअली शेफ के हाथ का खाना नहीं पसंद। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला। ख्वाहिश हैरानी से बोली, अरे आपने अभी तक नहीं खाया और खाना क्यों नहीं है? आपको शेफ के हाथ का खाना क्यों नहीं पसंद? मुझे अपने पार्टनर के हाथ का खाना पसंद है जो अब यहाँ नहीं है। यू नो व्हाट, वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी। आई रियली मिस हर, काश कि मैं उसके हाथ का बना हुआ टेस्टी आलू पूरी की सब्जी खा सकता। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे पर अपना हाथ से सहलाते हुए बोला। ख्वाहिश कुछ सोच रही थी। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर ख्वाहिश कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। रुद्राक्ष बहुत मुश्किल से कॉल रखने के लिए माना था। ख्वाहिश रुद्राक्ष को कोसते हुए सो जाते हैं। दूसरी तरफ रुद्राक्ष अभी भी अपने मोबाइल में ख्वाहिश की फोटो देख रहा था। वह बिस्तर पर लेट हो चुका था पर सोया नहीं था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के फोटो पर किस करके बोला, बहुत जल्द वह दिन आएगा जब हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। अगली सुबह खन्ना हाउस। ख्वाहिश किचन में थी। वो खाना बना रही थी। दक्ष जो अभी ही नीचे आया था वो ख्वाहिश को खाना बनाते हुए देखता है तो बोला, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुमने अभी भी नाश्ता नहीं किया? रुको, मैं अभी शेफ से बात करता हूँ। नहीं रुकिए, ये खाना हम हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, ये हमारे बॉस के लिए है। ख्वाहिश जल्दी से बोली। दक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। ख्वाहिश की बात सुनकर दक्ष अपनी मुठिया कसकर बोला, कौन तुम्हारा बॉस? रुद्राक्ष से शेखावत, उसके लिए ये टिफिन पैक करके ले जा रही हो?
हाँ, हमने भी तो वही कहा कि हम हमारे बॉस के लिए टिफ़िन पैक करा कर ले जा रहे हैं। एक्चुअली कल हमारी उनसे बात हुई थी, उन्हें भूख लगी थी पर उन्होंने कुछ खाया नहीं था क्योंकि उन्हें अपने किसी पार्टनर के हाथ का खाना पसंद है, अपने शेफ के हाथ का नहीं, और इस वक्त उसका पार्टनर उसके साथ नहीं है, जिस वजह से हम उनके लिए ये खाना ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आलू पूरी की सब्जी बहुत पसंद है। अभी हमें लेट हो रहा है इसलिए हम चलते हैं, बाय। इतना कहकर ख्वाहिश बिना दक्ष की कोई बात सुन वहां से निकल जाती है। दक्ष उससे बोला, रुद्राक्ष मुझे सब पता है, ये तुम्हारा कोई नाटक है, तुम ख्वाहिश को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने चालाकी में उसकी इनोसेंस को दबा रहे हो। ख्वाहिश भूली है इसलिए तुम्हारी बात मान जाती है, पर मैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि तुम भूखे थे, तुमने खाना नहीं खाया। मुझे पता है कि यह जरूर तुम्हारी कोई चाल है, पर यकीन मानो मैं ख्वाहिश को इस बीच कभी नहीं आने दूंगा। बस कुछ वक्त है, फिर तुम देखने की कैसे मैं तुम्हें मीडिया के सामने एक्सपोज करता हूँ। CH 142 आप डेविल हस्बैंड साइको बॉस है। येस आई एम स्वीट हार्ट। शेखावत इंडस्ट्रीज। ख्वाहिश शेखावत इंडस्ट्रीज पहुंच चुकी थी। वह गाड़ी से आई थी जिसको रुद्राक्ष ने उसे दिया था, पर उसे ही बताया गया था कि यह कार उसे कंपनी की तरफ से मिली थी, ना कि सिर्फ रुद्राक्ष की तरफ से, नहीं तो ख्वाहिश वो गाड़ी नहीं लेती, और ये बात रुद्राक्ष जानता था। ख्वाहिश की गाड़ी के पीछे रुद्राक्ष ने 4 गाड़ियां गार्ड्स की लगाई थी जिससे ख्वाहिश को कुछ प्रॉब्लम ना हो। ख्वाहिश जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलने वाली थी, सामने से श्री आता है और ख्वाहिश के लिए गाड़ी का दरवाजा खुलता है। वह ख्वाहिश से अपना सर झुकाकर बोला, गुड मॉर्निंग मैडम। ख्वाहिश के सामने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहती है। श्री उसे अपने साथ केबिन में ले जाने लगता है, हालांकि वह ख्वाहिश को उसके केबिन में ही छोड़ने जा रहा था। ख्वाहिश उसके पीछे चलते हुए बोली, क्या आप हमारा एक काम करेंगे? जी बिल्कुल, बताइए क्या काम है? श्री रुककर ख्वाहिश की तरफ मुड़ता है और अपना सर झुकाकर बोला। ख्वाहिश को उसका ये बार बार अपने सामने सर झुकाना काफ़ी अजीब लग रहा था, तो एक झूठी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हमारे सामने हमेशा सर झुकाकर क्यों बात करते हैं, क्योंकि हमने आपको देखा है आप ऑफिस में किसी के साथ भी इस तरह से बात नहीं करते, सबके साथ बिल्कुल, लेकिन बॉस जैसा बर्ताव करते हैं, तो हमारे साथ ही यह सब क्यों? इसका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ बॉस दे सकते हैं, मैं नहीं। ख्वाहिश की बात सुनकर श्री हल्की से मुस्कान के साथ बोला। ख्वाहिश अपना मुंह बिगाड़ कर बोली, उस इंसान से हमें कुछ मदद मिल जाए तो क्या ही कहना, वो बहुत ही मिस्टीरियस बातें करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, और अगर कभी कुछ पूछ भी लेते हैं तो उनसे जवाब नहीं मिलता। खैर आप ये सब छोड़ो और ये टिफिन यह आप अपने बॉस को दे दीजिएगा, क्योंकि उन्हें अपने शेफ के हाथ का खाना नहीं पसंद है, और उनके पार्टनर शायद उनके साथ नहीं है, वह कल बता रहे थे उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो आप प्लीज़ उन्हें ये दे दीजिएगा। हम उनके पार्टनर जितना तो नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा खाना बना ही लेते। हम चलते हैं। ख्वाहिश आगे कुछ नहीं कहती और बस एक मुस्कान के साथ वहां से निकल जाती है। श्री उसको देखने की बात अपने हाथ में पकड़े हुए उनके बड़े से टिफिन बॉक्स को देखकर बोला, इन्हें क्या लगता है बॉस इतना सारा खाना खाएंगे, कमाल है। CEO कैबिन। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के अपने लैपटॉप में देख रहा था और साथ साथ कुछ लिखता जा रहा था। उसके केबिन का दोस्त जो खाता है वह एक नज़र घड़ी की तरफ देखा है जिसमें 11 बजे बज रहे थे। रुद्राक्ष अपनी आंखें चढ़ाकर बोला, स्वीट हार्ट तुम कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही हो, मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम रोज लेती आती हो। हमारे ऑफिस का वक्त 11 नहीं 9 बजे का है, तुम्हारे लिए मैं 2 घंटे काम रखा, फिर भी तुम नौकरी भाषा की 11 बजे आ रही हो, और सबके ऑफिस का टाइम 7 बजे का है। वो अपनी गहरी आवाज में उस इंसान को अंदर आने के लिए कहता है तो श्री अंदर आ जाता है। श्री को वहां देखकर रुद्राक्ष अपनी एक आईब्रो चढ़ा देता है, क्योंकि श्री कभी ख्वाहिश के केबिन के आने के वक्त रुद्राक्ष के केबिन में नहीं आता था। श्री अपना सर झुका कर बोला, बॉस ये टिफिन बॉक्स लेडी बॉस भेजवाया है, उन्होंने कहा है आपको देने के लिए, क्योंकि आपको अपने शेफ के हाथ का खाना नहीं पसंद और आपकी पार्टनर फिलहाल के लिए आपके साथ नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि वह शायद आपके पार्टनर जितना अच्छा खाना तो नहीं बनाएगी, पर वह इतना बुरा खाना भी नहीं बनाती है। रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस उस टिफिन को देख रहा था। वो अपने एक हाथ से श्री को वहां से जाने का इशारा करता है। श्री अपना सर झुकाकर वहां से निकल जाता है। रुद्राक्ष टिफिन बॉक्स को चारों तरफ से देखते हुए एक ऑब्सेस्ड स्माइल के साथ बोला, मुझे नहीं पता था स्वीट हार्ट कि तुम मेरी बातों को इतना याद रखती हो। तुम्हें ये बात इतनी बुरी लगी कि तुमने मेरे लिए टिफिन बनाकर भेज दिया, और वह भी तब जब तुम्हें मुझसे बेइंतहा नफरत है। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हारी इसी हरकत पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम अगर मेरे लिए इतनी केयरिंग हो तो तुम दूसरों के लिए भी हो सकती हो, और मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी परवाह होनी चाहिए। अगर तुमने किसी और की परवाह की तो मैं उस इंसान को इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें भी पनिशमेंट दूंगा। रुद्राक्ष की आंखें इस वक्त बेहद सख्त हो चुकी थी। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के उसे टिफिन को अपने सामने डेस्क पर रख देता है और अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद उसकी केबिन का डोर फिर से नॉक होता है। रुद्राक्ष उसे इंसान को अंदर आने के लिए कहता है। उसे पता था कि यह ख्वाहिश है। वो अंदर आती है, उसके हाथ में काफ़ी का मग था। वह उसे काफ़ी के कप को टेबल पर रखकर रुद्राक्ष की तरफ देखती है। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश की तरफ नहीं देखा था, वो बस कॉफ़ी के मग से काफ़ी पीने लगता है। ख्वाहिश की नज़र रुद्राक्ष के डेस्क पर पड़े हुए टिफिन को देखती है और फिर तिरछी नज़रों से रुद्राक्ष के चेहरे को देखते हुए अपने मन में बोली, टिफिन तो देख लिया है, पता भी होगा कि हमने दिया है, पर यह नहीं कि कुछ बोले, सिर्फ एक थैंक यू तो कह ही सकते हैं कम से कम।
मैंने नहीं कहा था तुमसे मेरे लिए टिफ़िन भेजो, तुमने खुद भिजवाया है। अगर किसी के लिए बिना कहे कुछ काम करो तो फिर उसके पास से थैंक यू की उम्मीद नहीं करते। रुद्राक्ष किसी भाव के अपने कॉफ़ी पीते हुए बोला। ख्वाहिश अब तक ये तो समझ गई थी कि रुद्राक्ष बहुत तेज है और उसे कोई भी बात उसके सामने बोलने से पहले 100 बार सोचना होगा, पर ही वह अपने मन में क्यों ना बोले। ख्वाहिश अपना गला साफ करके बोली, नहीं, हम आपसे थैंक यू की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। फिर आप कम से कम खाना खाकर हमें ये तो बता सकते हैं ना कि कैसा बना है, आपको अच्छा लगा या नहीं। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया पर कॉफ़ी पी है, बहुत फीकी है, क्या तुम इसे टेस्टी नहीं बना सकती हो? रुद्राक्ष अपने चेयर से टेक लगाकर गहरी नज़रों से ख्वाहिश को देखते हुए बोला। ख्वाहिश बुरा सा मुंह बनाकर बोली, है फीकी है पर आप रोज इसे ही पीते हैं, टेस्टलेस फीकी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यह आप ही की पसंद है, बोरिंग। यकीन मानो मेरी पसंद बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। पर तुम लो इस कॉफ़ी जो टेस्ट करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फीकी है या नहीं। रुद्राक्ष अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप ख्वाहिश के होठों की तरफ बढ़ते हुए बोला। ख्वाहिश बनकर बात है, उससे पहले ही रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों के पास कप ले जाकर उसे जबरदस्ती 2 घूंट कॉफ़ी पिला देता है। ख्वाहिश उससे दूर होकर बुरा सा उल्टी जैसा मुंह बनाकर बोली, छी, कितनी कितनी गंदी है, छी, आपने हमें जहर पिला दिया, इतनी कड़वी कॉफ़ी, हम कभी इतनी कड़वी चीज़ें नहीं खाते, आप ये सब कैसे खा लेते हैं? ये जहर है, जहर, इसे फेंक दीजिए, हमें बहुत उल्टी जैसा लग रहा है। ख्वाहिश यहाँ से वहाँ पूरे केबिन में दौड़ लगाने लगी थी। रुद्राक्ष अपनी दोनों आईब्रो चढ़ाकर ख्वाहिश की सारी हरकतें देख रहा था। ख्वाहिश भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, पर उससे पहले ही रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस के उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पूरे इंटेंस के साथ किस करने लगता है। एक लंबी किस के बाद ख्वाहिश से रुद्राक्ष दूर होता है। वह ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और ख्वाहिश के लाल हो चुके चेहरे को देखकर बोला, तुम ठीक हो ना स्वीटहार्ट? वैसे ये तुम्हारे लिए पनिशमेंट थी, कल रात जो तुम स्वीट्स पर टूट पड़ी थी ना, इसके लिए मना किया है तुम्हें इतना स्वीट खाने के लिए, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। कल जो तुमने गुलाब जामुन, रसगुल्ला, श्रीखंड, काजू कतली, पता नहीं क्या क्या मिठाइयाँ खाई है, उसके लिए इतना कड़वा तो बहुत कम है। ऊपर से मैंने तुम्हें किस करके तुम्हारे मुंह की कड़वाहट अपने मुंह में ले ली, जिससे तुम बिल्कुल कड़वा फील नहीं कर पाई हो। ख्वाहिश अपनी आंखें बड़ी करके रुद्राक्ष को देखकर बोले, आपको कैसे पता कि हमने वो सब खाया था? रुद्राक्ष अपने कॉफ़ी का सिप लेकर बोला, इट्स नॉट अ बिग डील स्वीटहार्ट, तुम्हारे बारे में जानना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाय द वे, मेरी फीकी कॉफ़ी अब टेस्टी हो चुकी है क्योंकि तुम्हारे होठों की मिठास मैंने अपने होठों में जो ले ली। ख्वाहिश उसे घूरने लगती है। रुद्राक्ष उसकी तरफ एक आई विंक करके अपना लैपटॉप उठाकर केबिन से बाहर चला जाता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष को घूरते हुए बोली, आप साइको डेविल ऑब्सेस्ड बॉस है, बहुत बुरे, जो हमें परेशान करते हैं। येस आई एम स्वीटहार्ट। रुद्राक्ष मूड कर ख्वाहिश की तरफ इंटेंस नज़रों से देखने के बाद वहां से चला जाता है। ख्वाहिश कुछ पल उसे घूरती रहती है। वह अपने चेहरे पर आई हुई मुस्कान को छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर वह नहीं छुपती और आखिर में वो मुस्कुरा ही देती है। CH 143 रूहिश का कार रोमांस। स्वीटहार्ट, तुम्हें मेरा फिजिकल टच पसंद आ रहा है? मल्होत्रा मैंशन। रुद्राक्ष अपने सामने बैठे हुए इंसान को बिना किसी भाव के देख रहा था, जो कोई और नहीं रंजीत जी ही थे। रंजीत जी चीढ़कर बोले, ये जो तुम अपनी हरी आंखों से लोगों को घूरते रहते हो ना, मुझे इससे बहुत नफरत है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? अगर डरते नहीं हो तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? अर्थ रंजीत जी को और चिढ़ाते हुए बोला। रंजीत जी गुस्से से अर्थ की तरफ घूर कर देखते हैं तो अर्थ चुप हो जाता है। रुद्राक्ष उन सबको इग्नोर करते हुए रंजीत जी की तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोला, मैंने कहा था मेरी स्वीटहार्ट को कुछ नहीं हुआ है, मैं उसे सही सलामत वापस ले आऊंगा। देखिए मैंने ढूंढ लिया आपकी बेटी को, अब आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, और मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी को वापस ले आओगे। वो सब तमाशा था, वो सब तुम्हें और मोटिवेट करने के लिए था कि तुम ख्वाहिश को जल्दी से ढूंढ लो। मैं खुश हूं तुम दोनों के लिए, पर मुझे ये बात पता चली कि उस दक्ष खन्ना ने इसकी मेमोरी के साथ कभी छेड़खानी की है। रंजीत से बिना किसी भाव के बोले, उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो फेक मेडिसिन्स हमारे हाथ लग चुकी है। हम उन सारी दवाइयों को हमारी दवाइयों के साथ एक्सचेंज करके उसे सही दवाइयाँ भिजवा चुके हैं, जिससे ख्वाहिश मेंटली स्ट्रांग हो जाएगी, पर सारी चीज़ याद आ जाएगी। यह गारंटी तो नहीं दे सकते, पर हाँ, जितनी कमज़ोर हुई है उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी जितनी वह पहले थी। कबीर सबको देखते हुए सीरियस आवाज़ में बोला, स्ट्रॉन्ग वो है कबीर, वह बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे मेरी स्वीट हार्ट वापस, चाहे पहले की तरह जो मुझसे प्यार करती थी, मेरे साथ मेरी बीवी की तरह रहती थी, ना कि सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह। स्वीट हार्ट का ये बिहेवियर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर उसकी सेहत के लिए मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जो मुझे नहीं लगता कि अपने बर्दाश्त कर पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द मेरी स्वीट हार्ट पहले की तरह चाहिए। रुद्राक्ष अपने हाथों की मुट्ठी कसकर सर्द आवाज में बोला। रुद्राक्ष को इतने गुस्से में देखकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कबीर रुद्राक्ष से कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिक्र मत कर भाई, बस कुछ दिन है, उसके बाद ख्वाहिश पहले की तरह हो जाएगी। तो एक काम क्यों नहीं करता, ख्वाहिश को हम सबसे मिला दे, हम साथ रहेंगे, पहले की तरह हंसी मजाक करेंगे, तो शायद पुरानी यादें ताज़ा होने लगे, जिससे वो वापस पहले जैसे होने लगेगी। क्या बोलता है तू?
अर्थ कबीर को देखते हुए बोला, वैसे ये बड़ बोला हमेशा ही बकवास करता रहता है, पर आज कुछ पते की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें ख्वाहिश को हम लोगों से मिलवाना चाहिए, और इस नीति कृष्णा आंटी सभी उसे मिलेंगे तो आई थिंक पहले की तरह हो जाएगी, और अब जोश भी तो है, जोश से मिलकर वो बहुत खुश होगी। आदित्य रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर मासूम से आवाज में बोला, हाँ भाई, मैं भी भाभी से मिलना चाहता हूँ, कितना वक्त हो गया है वह यहाँ आ गई, फिर मैं उनसे नहीं फिर पाया, प्लीज़ आप भाभी को लेकर आईना, मुझे उनकी बहुत याद आती है। रुद्राक्ष जो एक तक फर्श को घूर रहा था, वो कुछ पल बाद अपना हाथ उठाकर आदित्य के बालों में डालकर उसके सर को सहलाते हुए बोला, ठीक है छोटे, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से बहुत जल्द मिला दूंगा। हम लोग आज रात है कहीं चलते हैं डिनर पार्टी के लिए, या फिर कोई ट्रिप, तुम लोग सोचकर मुझे बता देना। इतना कहकर रुद्राक्ष में ना कुछ कहे या बिना कुछ सुन वहां से निकल जाता है। रुद्राक्ष अभी गार्डन में ही पहुंचा था कि कोई उसे आवाज लगा देता है। इस आवाज को सुनकर रुद्राक्ष के कदम रुक जाता है, वही सही बिना किसी भाव के खड़ा हो जाता है, हालांकि उसने अभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। सपना जी धीरे से कदम बढ़ाकर रुद्राक्ष के बाजू में जाकर खड़ी हो जाती है। उनकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थी, क्योंकि रुद्राक्ष उनसे इतना वक्त हो चुका फिर भी बातचीत नहीं करता था और ना ही कुछ कहता था। सपना जी को रुद्राक्ष से बात करनी होती थी, पर रुद्राक्ष उनसे बात नहीं करता था। हाँ, पर रुद्राक्ष बिहेवियर उनके साथ पहले की तरह रूड भी नहीं था। सपना जी धीरे से रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर बोली, आज मैंने तुम्हें रूड कहा, तुमने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब मैं ये समझो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। तुम्हें आप मुझसे कोई गुस्सा नहीं है, ना ही कोई नफरत है। तुम मेरे साथ पहले से थोड़ा सॉफ्टली बिहेव करने लगे हो, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मेरा रूड वापस मिल गया। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के सपना जी की आंखों में देखकर बोला, डी मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। मेरे डैड, उनकी लाइफ मैं बहुत खुश है। उनके पास एक खूबसूरत समझदार बीवी है जो उनके बच्चों को, उनके घर को और अपने पति को संभालना जानते हैं। आप मेरी वाइफ की मॉम है और उस रिश्ते से मैं आपकी इज्जत करता हूं, बस और कुछ नहीं। फिलहाल मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, ना ही कोई झगड़ा या आर्गुमेंट चाहता हूं, क्योंकि मेरी बीवी को नहीं पसंद है कि मैं उसकी माँ के साथ कोई आर्ग्यूमेंट करूं। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी वो सारी चीज़ें भूल जाए और मुझे एक दामाद की तरह ट्रीट करें, ना कि एक बेटे की तरह, क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। रुद्राक्ष के शब्द कहीं कहीं सॉफ्ट थे और कहीं रूड, पर फिर भी सपना जी को रुद्राक्ष की बात बुरी नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। वह अपना हाथ उठाकर रुद्राक्ष गाल पर रख देते हैं और उसके गाल को सहलाकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दामाद की तरह ट्रीट करती हूँ, पर दामाद भी तो बेटा ही होता है ना, इस हिसाब से तुम मेरी बेटे हुए नहीं। मैं आपका दामाद ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझे आपकी बेटी का भाई बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला और एक्सक्यूज में कहकर वहां से निकल जाता है। रुद्राक्ष की इस ना समझे वाली बात को सुनकर सपना जी को हंसी आ जाती है। वह हंसते हुए बोली, अभी भी वैसे ही हो पागल, कुछ भी बोलते हो। सपना जी देखते हैं कि आदित्य बैठा रंजीत जी से हंसते हंसते कुछ बात कर रहा था। आदित्य को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती है, पर वह अपनी नमी को छुपाकर मुस्कुराते हुए आदित्य के पास जाकर बैठ जाती है। शाम का वक्त, शेखावत इंडस्ट्रीज। ख्वाहिश के ऑफिस से छुट्टी हो चुकी थी। इस वक्त शाम के 7 बजे बज रहे थे। अपने सामने खड़ी कर को देख रही थी, जो ख्वाहिश की कर थी रुद्राक्ष ने उसे दी थी। ख्वाहिश जैसे ही उसमें बेचने वाली थी, वह गाड़ी आगे चली जाती है। ओके, बड़ी सी वाइट कलर की फरारी उसे गाड़ी के जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर ख्वाहिश की आंखें छोटी हो जाती है। उसे गाड़ी की खिड़की का कांच नीचे होता है, उसके अंदर ख्वाहिश कोई खूबसूरत सा चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर ख्वाहिश की आंखें और छोटी हो जाती है और वह उसे इंसान को घूरने लगती है, जो कोई और नहीं रुद्राक्ष था। रुद्राक्ष अपनी आंखों से चश्मा हटाकर ख्वाहिश को अंदर बैठने के लिए कहता है। ख्वाहिश उसे घूरते हुए बोली, हम क्यों बैठे आपके साथ। रुद्राक्ष अपनी आंखें चढ़ा कर का दरवाजा खोलकर ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर जबरदस्ती करके अंदर खींच लेता है, जिससे ख्वाहिश जाकर सीधा रुद्राक्ष की गोद में बैठ जाती है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि ख्वाहिश को कुछ समझने का मौका ही नहीं। जब उसे समझ में आता है तब को रुद्राक्ष की गोद में बैठी थी। रुद्राक्ष उसके गाल पर किस करके बोला, तुम कभी मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ता स्वीट हार्ट, हमेशा अपने साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर करती हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरा जबरदस्ती करना पसंद आने लगा है स्वीट हार्ट, जिस वजह से तुम हमेशा मुझे उकसाती रहती हो कि मैं तुम्हारे साथ मनमानी करूं। रुद्राक्ष ख्वाहिश की आंखों में इंटेंस से देखते हुए अपने हाथ से ख्वाहिश के शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर उसके सीने को सलाह रहा था। रुद्राक्ष की यह सरकत से ख्वाहिश की आंखें झुक जाती है और उसके गाल लाल हो चुके थे। वो रुद्राक्ष के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, देखिए आप प्लीज़ हमसे ये सब मत करिए, हमें अच्छा नहीं लगता रियली, पर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है कि तुम्हें मेरा फिजिकल टच बहुत पसंद आ रहा है। रुद्राक्ष कहाँ है। इसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर उसके ईयर लॉब को बाइट करके बोला। ख्वाहिश कुछ समझ पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष एक झटके से ख्वाहिश के टी शर्ट को फाड़ देता है। यह महसूस करते हैं ख्वाहिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी और कार में पार्टीशन भी ऑन हो चुका था। CH 144 इंटेंस रोमांस। रुद्राक्ष हमारे साथ अपने मनमर्जी करते रहते हैं। ख्वाहिश अपनी आंखें सारे रुद्राक्ष को देख रहे थे। इस वक्त उसका सिर्फ एक वाइट कलर की ब्रा पहने हुई थी और रुद्राक्ष के नजरें ख्वाहिश के सीने पर ही टिकी हुई थी। ख्वाहिश के क्लीवेज पर एक बड़ा सा काला तिल था, जिसे देखकर रुद्राक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था।
रुद्राक्ष से ही ख्वाहिश के सीने पर अपना हाथ रखने वाला था। ख्वाहिश अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढकते हुए अपने नज़र झुकाकर बोली, आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमको आपकी बीवी नहीं है जो आप जब देखो तब हमारे साथ अपने मनमर्जी करते रहते हैं। रुद्राक्ष तिरछी से मुस्कान के साथ अपने गले से टाई निकलते हुए ख्वाहिश के चेहरे को ही देख रहा था, जिसके गाल गुस्से और नाराजगी से फूल चुके थे। वह इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। ख्वाहिश तिरछी नज़रों से रुद्राक्ष की सारी हरकतें देख रही थी। वह जब रुद्राक्ष को अपने टाई निकलता देखती है तो कन्फ्यूजन से उसे देखने लगती है, पर उसका कन्फ्यूजन बहुत ही जल्द दूर हो जाता है जब रुद्राक्ष ख्वाहिश के दोनों हाथों को उसके सीने से हटाकर उसकी पीठ से लगा देता है और अपनी टाई से उसके दोनों हाथों को बांधने लगता है। आज अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें प्लीज़, हमारे हाथ में बांधिए, कहाँ ले जा रहे हैं आप, बोलिए तो सही कुछ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हम आपसे। ख्वाहिश के आगे के शब्द उसके मुंह में ही घुट कर रह जाते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथों को बांधने के बाद ख्वाहिश के होठों पर अपने होठ रखकर ख्वाहिश की होठों को मसलते हुए उसे इम्पेशेंट के साथ किस करने लगा था। रुद्राक्ष किस काफ़ी एग्रेसिव और इम्पेशेंट थी, जैसे उसे इन सारी चीज़ों का बेसब्री से इंतजार हो और आज जाकर मिला हो। रुद्राक्ष अपने एक हाथ से ख्वाहिश के सीने को सहलाई जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह ख्वाहिश का सेंसिटिव पॉइंट है। ख्वाहिश को अगर जल्दी से सीड्यूस करना है तो वह ऐसे ही कर सकता था और रुद्राक्ष की चाल कामयाब होती है। ख्वाहिश रुद्राक्ष की किस में मदहोश होती जा रही थी और मौन करने लगी थी। श्री जो कार ड्राइव कर रहा था उसने अपने कानों पर हेडफोन्स लगा दिए थे और म्यूजिक सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बॉस क्या करने वाले हैं। रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों को छोड़कर उसके पूरे होठों पर किस करने के बाद ख्वाहिश के गले, कॉलरबोन पर किस के साथ काटते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। वह अपने हाथ से ख्वाहिश की कमर से नीचे ले भाग को सहलाए जा रहा था। रुद्राक्ष अपने एक हाथ से कोशिश की बुक्स खोलकर उसे वहीं फेंक देता है और ख्वाहिश के उभारों को मसलते हुए उसे चूसने लगता है। ख्वाहिश बुरी तरह से तड़प रही थी और शायद रुद्राक्ष को उसे तड़पाना में और मजा आ रहा था। वह रुद्राक्ष को रोक नहीं पा रही थी और ना ही ख्वाहिश के दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रुद्राक्ष ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया है, वह खुद से कुछ कर ही नहीं पा रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के दोनों उभारों को पूरी तरह से लव बाइट से भर देने के बाद कमर और पेट पर किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। उसने ख्वाहिश की पेंट को उतार कर वही फेंक दिया था और ख्वाहिश के पैरों के बीच सक करते हुए लिक करने लगता है। यही सिलसिला पूरे 1 घंटे तक चलता रहता है जब तक रुद्राक्ष फार्म हाउस में नहीं पहुंच जाता है। फार्म हाउस पहुंचने के बाद श्री कार रोकर को घर के अंदर ले जाकर उसे पार्किंग प्लेस पर रख देता है और खुद वहां से निकल जाता है। रुद्राक्ष देखा है कि ख्वाहिश आंखें बंद करके गहरी सांस ले रही थी। वह ख्वाहिश से दूर हो जाता है और उसके ऊपर जाकर ख्वाहिश के पूरे शरीर को देखा है जो बुरी तरह से लाल हो चुका था। ख्वाहिश का चेहरा इतना लाल हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से खून आने लगेगा। रुद्राक्ष ख्वाहिश के थके हुए शरीर को देखते हुए ख्वाहिश के थके हुए चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर सॉफ्ट किस करने के बाद ख्वाहिश को अच्छे से ब्लेजर से कवर करके अपनी गोद में उठा लेता है और रूम में ले जाकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। होटल पैलेस। श्री अपने बुक की हुए टेबल पर बैठा हुआ था और अपनी घड़ी में देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आवाज में बोला, मैंने कहा था लेट मत करना, फिर भी तुम। मैं आ गई, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। तुम पहली बार मेरे साथ डेट पर आ रहे थे तो थोड़ी नर्वसनेस तो होनी ही थी, इस चक्कर में लेट हो गया। गुस्सा मत करना प्लीज, मारिया श्री के सामने टेबल पर बैठते हुए जल्दी से बोली। श्री जब अपनी नज़रें उठाकर मारिया की तरफ देखा है तो वह उसे देखा ही रह जाता है। पहले तो वह उसे गुस्से में दांतों वाला था, पर मारिया को देखकर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मारिया उसी को वैसे अपने आप को देखता पाकर शर्माते हुए बोली, मैं यही चाहती थी कि तुम मुझे देखकर ऐसे ही रिएक्ट करो और अपने प्यार से देखो, इसलिए मैं इतनी खूबसूरती से रेडी होकर आई हूँ। रियली तुम्हें लगता है तुमको खूबसूरती से रेडी होकर आए हो? बिल्कुल जोकर लग रही हो। डार्क रेड कलर की फ्रॉक कोई पहनते हैं क्या? छोटी बच्ची हो और इतना कम मेकअप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत सामने आ गया हो। तुम्हें लगता है तुम खूबसूरत लग रही हो, पर नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल बकवास लग रही हो हमेशा की तरह। श्री अपने होश में आकर मारिया को भला बुरा बोलने लगता है। हालांकि वह झूठ बोल रहा था, उसे मारिया बहुत प्यारी लग रही थी, पर वह उसे जताना नहीं चाह रहा था। श्री की बात सुनकर मारिया की आंखें नम हो जाती है, वह रोने लगती है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। ये देखकर श्री थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वह जल्दी से अपने चेयर से खड़ा होकर मारिया के पास जाता है और उसके बाजू में बैठकर बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसे ही बोल रहा था तुम्हें चिढ़ाने के लिए। तुम रोने क्यों लगी? तुम बहुत प्यारी लग रही हो मारिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो। और कम मेकअप में ही लड़कियां बहुत अच्छी लगती है, हैवी मेकअप में तो वह बिल्कुल भूख लगती है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो सच में। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तुमने पहले जो कहा था वह सच था। मारिया श्री के हाथ से रुमाई रहती है जो श्री उसे दे रहा था और अपने आंसू पोंछकर बोली। श्री उसको समझते हुए बोला, नहीं मैं मजाक कर रहा था, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इनफैक्ट यहाँ पर आई हुई हर लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत तुम्हें पता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। पर वह तो तुम हमेशा घमंड करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें बुरा बुरा कहता हूँ, पर सच कहूँ तो तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो।
श्री को रियलाइज होता है कि वह क्या बोल रहा है, इसलिए वह जल्दी से चुप हो जाता है। मारिया नम आंखों से श्री की तरफ देखकर बोली, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या मैं तुम्हें सच में बहुत प्यारी लगती हूँ? CH 145 श्री उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, वह बस बिना किसी भाव के मारिया की आंखों में देख रहा था। मारिया कुछ पल श्री की आंखों में देखने के बाद उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है और उसके होठों को पेंशन के साथ किस करने लगती है। पहले तो श्री हैरान रह जाता है, पर कुछ देर बाद वह भी मारिया की कमर को कस के पकड़ के उसके होठों पर किस करने लगता है। दूसरी तरफ होटल मून एंड लाइट रुद्राक्ष और ख्वाहिश दोनों होटल के अंदर आते हैं। वह दोनों के सीरीज कपल की तरह लग रहे थे। ख्वाहिश नहीं कर रेड कलर की सिल्क साड़ी पहने हुई थी और रुद्राक्ष ने ख्वाहिश समिचिंग सूट पहना हुआ था जो कि पूरा ब्लैक कलर का था, बस उसकी शर्ट ही रेड कलर की थी जो ख्वाहिश की साड़ी के साथ मैच कर रही थी। रुद्राक्ष ने पहली बार अलग कलर का शर्ट पहना था जो कि सबको काफी अजीब लग रहा था। रुद्राक्ष का ब्लैक कलर की साड़ी पहनना चाहता था पर ख्वाहिश के जिद की वजह से उसे रेड कलर का पहनना पड़ा। ख्वाहिश ने अपने खूबसूरत सिल्की बालों को खुला रखा हुआ था और उसके साथ है मैचिंग ज्वेलरी और रुद्राक्ष हमेशा ही अपने सिंपल बट रिच लुक में था। ख्वाहिश रुद्राक्ष को घूर रही थी। रुद्राक्ष की तरफ देखकर बस तिरछा मुस्कुरा देता है। ख्वाहिश जब अपने सामने बैठे हुए लोगों को देखते हैं तो उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें चलने लगती है। वह अपने सर को पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगती है। रुद्राक्ष जल्दी से उसको पकड़कर वहीं सोफे पर बिठा देता है। CH 146 डिनर स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे साथ बहुत वाइल्ड तरीके से पेश आऊंगा। रुद्राक्ष ख्वाहिश को चेयर पर बिठाकर अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे उसके सर को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक हो स्वीट हार्ट? अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? नहीं रुद्र, हमें बहुत सिर दर्द कर रहा है, कुछ करें प्लीज वरना हमारा सिर फट जाएगा, हमें डर लग रहा है। ख्वाहिश अपना सर रुद्राक्ष के सीने पर रखकर बोली। ख्वाहिश की बात सुनकर कुछ पल के लिए रुद्राक्ष की धड़कन ने तेज हो जाती है, पर वह जल्दी से अपने इमोशन से बाहर आकर अपनी पेट के पॉकेट से एक दवाई निकलता है और ख्वाहिश को पिला देता है। वहां पर बैठे सारे लोग जो कि घर के ही थे, अर्थ, आदित्य, कबीर, नीति, आरुषि, कृष्णा, वो सब जब ख्वाहिश के हालात को देखते हैं तो जल्दी से अपने डाइनिंग टेबल से खड़े होकर ख्वाहिश की तरफ करने कदम बढ़ा देते हैं। ख्वाहिश का सर अभी भी रुद्राक्ष के सीने में छुपा हुआ था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के माथे को सहलाकर बोला, अब तुम्हें ठीक लग रहा है स्वीट हार्ट? ख्वाहिश अपना सिर रुद्राक्ष के सीने से निकालकर उसकी आंखों में देखकर बोली, हाँ हम ठीक हैं, अब हमें ठीक लग रहा है, हमारा दर्द भी पहले से कम हो चुका है। बोलते हुए ख्वाहिश की नज़र सब लोगों पर जाती है। उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें आ जाती है जिसमें वह कुछ लड़के और लड़कियों के साथ बैठे हंस रही थी और किसी का मजाक उड़ाते हुए वह सभी हंस रहे थे जो कोई और नहीं रुद्राक्ष ही था, पर फिलहाल उसे ये याद नहीं है वरना वो अभी रुद्राक्ष का मजाक उड़ाने लगती। ख्वाहिश अपने सिर पर हाथ रखकर उन लोगों की तरफ देखकर बोली, आप सब लोग कौन है? आदित्य, जिसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी नजर आ रही थी, ख्वाहिश के हालात को देखकर वो उसके पास घुटनों के बल बैठकर बोला, हम सब लोग आपके रिश्तेदार हैं। ये मेरे रिश्तेदार है मिस गुप्ता, आप मेरी असिस्टेंट है और आज मेरा अपने फैमिली के साथ डिनर था और असिस्टेंट होने के नाते आपको भी डिनर ज्वाइन करना था, इसलिए मैंने आपको भी यहाँ बुला लिया, इसलिए आप भी हमारी फैमिली में से है, हमारी फैमिली मेंबर। रुद्राक्ष एक नज़र आदित्य को देखने के बाद बिना किसी भाव के ख्वाहिश से बोला। CH 147 ख्वाहिश कुछ पल रुद्राक्ष की आंखों में देखने के बाद एक मुस्कुराहट के साथ बोली, अच्छी बात है, हमें आपकी फैमिली से मिलकर अच्छा लगा और हमें आज से पहले पता नहीं था कि आप इतने मैनर्स के साथ भी बात कर सकते हैं, हमारे साथ अच्छा लगा, ऐसी बात है सुनकर, काश आप हमसे हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं इतनी इज्जत के साथ। रुद्राक्ष अपनी आंखें चढ़ाकर बोला, बस कुछ वक्त स्वीट हार्ट, जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ बहुत वाइल्ड तरीके से पेश आऊंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश के नज़ारे शर्म से झुक जाती है। उसे कुछ वक्त पहले का सीन याद आ जाता है जब रुद्राक्ष उसके साथ वाइल्ड हो चुका था और वही कबीर, आदित्य और अर्थ तीनों ही रुद्राक्ष को घूरने लगते हैं। रुद्राक्ष उन सबको इग्नोर करके ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे अपने बुक किए हुए टेबल की तरफ लेकर चले जाता है। कुछ ही देर में वो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे और उन लोगों का खाना हो चुका था और वह मजाक करने लगे थे। रुद्राक्ष के सिवाय वो बस अपना खाना खा रहा था और ख्वाहिश के हर एक हरकत को नोटिस करता जा रहा था। ख्वाहिशें लोगों के साथ काफ़ी कूल मिल चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो उन लोगों को कितने ही सालों से जानती हो। यह क्या बात हुई, तुम मेरी बीवी को डिनर पर ले आए हो, वो भी सबके साथ, और वह भी बिना मुझे बताएं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सब करने से पहले एक बार मुझसे पूछना चाहिए था? आफ्टर ऑल ख्वाहिश मेरी बीवी है। एक गहरी आवाज उन लोगों के कान में पड़ती है। वह सब अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर दक्ष खड़ा था। उसने एक ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था और उसके माथे पर चोट लगी थी जहां पर उसने एक बैंडेज लगाया हुआ था जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहा था। ख्वाहिश दक्ष को वहां देखकर थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है। उसे लगा था कि वह बिना दक्ष को बताएं यहां आए हैं, जिस वजह से दक्ष उसके साथ लड़ाई करेगा। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी आंखों से शांत रहने के लिए कहता है। ख्वाहिश भी शांत हो जाती है। वह एक हल्की सी मुस्कान के साथ रुद्राक्ष के हाथ को छोड़कर दक्ष के पास जाती है।
रुद्राक्ष अपने उसे हाथ को देख रहा था जिसको ख्वाहिश ने छोड़ दिया था और दक्ष के पास चले गए थे। रुद्राक्ष की आंखें बेहद ठंड हो जाती है, वो अपने उस हाथ की मुट्ठी कस लेता है गुस्से से। ख्वाहिश दक्ष के हाथ को पकड़कर उसे टेबल के पास लाकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, दोस्तों ये हमारे पति है दक्ष खन्ना। ऐसा तुम्हें कहने के लिए दक्ष खन्ना ने कहा है स्वीट हार्ट, पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर जगह पर इस दक्ष खन्ना के कहे कई बातों को दोहराना जरूरी हो। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के ख्वाहिश और दक्ष को देखकर बोला। वो काफी नॉर्मल लग रहा था, पर उसके दोस्तों को पता था कि रुद्राक्ष ने अपने अंदर गुस्से की अग्नि को समेट हुआ है जो कभी भी दक्ष के ऊपर फट सकती है। पर रुद्राक्ष ख्वाहिश के सामने कुछ नहीं करना चाहता था जिसका फायदा उठाकर दक्ष रुद्राक्ष को ही बुरा बना दे। दक्ष उसकी बात सुनकर बस तिरछा मुस्कुरा देता है। ख्वाहिश एक नज़र रुद्राक्ष को देखने के बाद दक्ष के हाथ को पकड़कर उसे अपने पास बैठा देती है और अपना सर झुकाकर डिनर करने लगती है, क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि रुद्राक्ष कितना गुस्से में है और वह रुद्राक्ष को और गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। न्यूज ऑफिस। राजीव भाटिया, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष सिंह शेखावत के खिलाफ तुम ये सब करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात मानेगा? तुम्हारा कब कैसे मौत हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कोई तुम्हारे बारे में पता लगाए भी नहीं। सामने बैठा प्रेस एडिटर बोला। राजीव भाटिया एक तिरछी मुस्कान के साथ अपने बैग से 2000 के नोटों की 4 गड्डियां निकलता है और उसे एडिटर के टेबल पर रखकर बोला, हाँ माना, उसे रुद्राक्ष सिंह शेखावत के खिलाफ कोई नहीं जा पाएगा, पर पैसा कुछ भी कर सकते हैं और न्यूज़ और मीडिया में इतनी ताकत है कि वह सच्चे से सच्चे इंसान को गलत और बुरा दिखा सकती है और बुरे से बुरे इंसान को अच्छा और भगवान बन सकती है। तुम्हें और पैसे मिल जाएंगे, पर तुम्हें वह करना होगा जो मैंने कहा है, और यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये काम मुझे दक्ष खन्ना ने करने के लिए कहा है। तुम्हें पता तो होगा कि दक्ष खन्ना कौन है? वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है जिसकी बात तुम नहीं मानोगे, सोच लो। वो एडिटर उस नोटों की गद्दी को देखते हुए अपनी आंखों में लालच लिए बोला, पैसे एक ऐसी चीज़ है जो किसी से कुछ भी गलत और सही करवा सकती है, और हम तो यहाँ पर बैठे हैं दुनिया को सब कुछ गलत दिखाने के लिए है। आपका काम हो जाएगा। होटल। सब लोगों का खाना हो चुका था सिवाय ख्वाहिश के। वह अपने राइट हैंड से खाना खाने की कोशिश कर रही थी जबकि वह लेफ्ट हाथ से खाना खाती थी हमेशा। ख्वाहिश एक नज़र रुद्राक्ष को घूरने के बाद अपने हाथ को देखती हैं जिनको रुद्राक्ष ने टेबल के नीचे से पकड़ा हुआ था। रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह अपने दूसरे हाथ से अपने मोबाइल में अपना काम कर रहा था। वह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और अपने हाथ के अंगूठे से वह ख्वाहिश के हाथ को सहला रहा था। दक्ष ख्वाहिश के हाथ को अपनी नज़र टेबल के नीचे ले जाकर देखता है तो पाता है कि रुद्राक्ष ने ख्वाहिश के हाथ को पकड़ा हुआ था। ये देखकर दक्ष की आंखें सख्त हो जाती है। वह सख्ती से ख्वाहिश से बोला, जल्दी करो ख्वाहिश, हमें यहाँ से निकलना है, लेट हो रहा है, घर जाना है। ख्वाहिश मुश्किल से रुद्राक्ष से अपना हाथ छुड़ाता है और चेयर से खड़ी होकर बोली, चलिए हमारा हो गया है, चलते हैं। ख्वाहिश सब लोगों की तरफ देखकर बोली, हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम आपसे दूसरी बार जरूर मिलना चाहेंगे। हम भी तुमसे दोबारा जरूर मिलेंगे। सब लोग भी ख्वाहिश से मुस्कुराते हुए बोले। दक्ष एक नज़र रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोला, बहुत पसंद है ना तुम्हें लोगों को सरप्राइज देने का? एक मैं तुम्हें देता हूँ, कल मॉर्निंग में देख लेना, तब तक के लिए गुड बाय। दक्ष की बात सुनकर रुद्राक्ष बिना किसी भाव के अपनी गहरी नज़रों से उसे देखने लगता है। दक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर वहां से निकल जाता है। रुद्राक्ष बिना किसी की बात सुने वह भी वहां से ख्वाहिश के पीछे निकल जाता है। खन्ना हाउस। ख्वाहिश फ्रेश होकर अपने रूम में आती है। वो अपने बेड पर बैठे हुए इंसान को देखकर डर से चिल्ला उठती है। CH 148, मुझे सुकून चाहिए स्वीट हार्ट जो सिर्फ तुम दे सकती हो। सिर्फ हमारे बॉस है तो फिर हमें इतना। ख्वाहिश जब अपने बेड पर बैठे इंसान को देखकर चिल्लाने लगती है तो रुद्राक्ष जल्दी से बिस्तर से खड़ा होकर ख्वाहिश के पास जाता है और उसके मुंह को अपने हाथ से बंद करके उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, शट अप स्वीट हार्ट, चिल्लाना बंद करो। कितनी बड़ी आवाज़ से तुम्हारी, वैसे तो इतना धीरे धीरे और आराम से बोलती हो, पर जब चिल्लाती हो तो पूरा गला फाड़ कर चिल्लाती हो। ख्वाहिश रुद्राक्ष की आंखों में घूरने लगती है। रुद्राक्ष अपनी आंखें चढ़ाकर बोला, अब बोलो भी। ख्वाहिश रुद्राक्ष को करते हुए उसके मुंह पर रखे हुए हाथ को एक थप्पड़ मारती है। तब जाकर रुद्राक्ष का ध्यान अपने हाथ पर जाता है जिससे बुखार है इसके मुंह को बंद करके खड़ा था। वह जल्दी से अपना हाथ उठा लेता है और अपने हाथ के अंगूठे से उसके होठ और गाल को सहलाने लगता है। ख्वाहिश गहरी सांस लेते हुए रुद्र उसको देख रही थी। वो रुद्राक्ष के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर धीरे से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अंदर कैसे आए? क्या किसी ने आपको देख लिया? पर आए क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही यही है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के होठों पर हाल कैसे किस कर लेता है तो ख्वाहिश की आंखें रानी से बड़ी हो जाती है। रुद्राक्ष उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, कम ऑन स्वीट हार्ट, हमारे बीच इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ हो चुका है तो अब तुम्हें ये हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि तो मैं ये सारी चीज़ खराब नहीं लगती है। ख्वाहिश है उसकी बात सुनकर थोड़ी सी जैब जाती है और रुद्राक्ष को खुद से दूर करके बेड पर बैठते हुए बोली, हमने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं? रुद्राक्ष अपने शर्ट को निकालकर वही सोफे पर रख देता है और ख्वाहिश के साथ बेड पर लेट जाता है। हालांकि ख्वाहिश बेड पर बैठी हुई थी, रुद्राक्ष को लेटा हुआ देखकर ख्वाहिश जल्दी से उठने लगती है, पर रुद्राक्ष उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर लेट देता है और उसके सर को सहलाकर बोला,
मैं कितने दिनों से चैन की नींद सोया नहीं हूँ, मैं आराम से सोना चाहता हूँ, पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए, और मुझे सुकून की नींद बस तुम्हारे साथ आ सकती है स्वीट हार्ट, तो प्लीज़ मुझे परेशान मत करो और सोने दो। इतना कहकर रुद्राक्ष ख्वाहिश को बेड पर पीठ के बल लेटा देता है और खुद उसके सीने पर अपना सर रखकर सो जाता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष की बात सुनने के बाद आगे कुछ नहीं कह पाती और बस रुद्राक्ष के सोए हुए खूबसूरत चेहरे को देखकर उसके बालों को सहलाने लगती है। कुछ ही पलों में रुद्राक्ष को नींद आ गई थी, उसके चेहरे पर एक सुकून था। ख्वाहिश को उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कितने दिनों से सोया ही नहीं हो और अब उसे सोने को मिला है, इसलिए वह इतने सुकून से सो रहा है। ख्वाहिश अपने दूसरे हाथ को रुद्राक्ष के पीठ पर रख देती है और धीरे धीरे उसके पीठ को सहलाने लगती है। कुछ देर बाद ख्वाहिश को भी नींद आ जाती है। पहले तो उसे रुद्राक्ष का अपने सीने पर गाल रब करना अजीब लग रहा था, पर वो फिर नॉर्मल हो जाती है। अगली सुबह ख्वाहिश का रूम। ख्वाहिश सो रही थी और कोई उसके रूम के दरवाजे को लगातार खटखटाए जा रहा था। ख्वाहिश की नींद खुलती है, वह अपने पास में देखती है जहां पर कोई लेटा हुआ नहीं था। ये देखकर वो चौंक जाती है, तभी उसे बाहर से दक्ष की आवाज़ सुनाई देती है। ख्वाहिश, क्या कर रही हो तुम? सो रही हो? अभी कब से आवाज़ लग रहा हूँ, तुम अंदर होना या नहीं हो? ख्वाहिश, जवाब दो मुझे। दक्ष की आवाज़ सुनकर ख्वाहिश थोड़ी हड़बड़ा जाती है। वह खड़ी होकर वॉशरूम में बालकनी में सब जगह पर देखती है जहां पर कहीं रुद्राक्ष नहीं था। रुद्राक्ष को वहां ना देखकर ख्वाहिश की सांस में सांस आती है। वह दरवाजा खोलती है। दक्ष ख्वाहिश को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कब से आवाज़ लग रहा हूँ, डोर खोल क्यों नहीं रही थी? ख्वाहिश झूठ मूठ की उबासी लेते हुए बोली, वो हमें बहुत नींद आ रही थी, हम सो रहे थे जिस वजह से हम दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे। आप हमें इतना डांट क्यों रहे हैं? पर क्या हमसे कोई गलती हो गई है? ख्वाहिश बहुत ही मासूमियत से बोल रही थी कि उसे देखकर कोई भी एक पल में पिघल सकता था। ख्वाहिश के सामने तो रुद्राक्ष भी पिघल जाता था, तो फिर दक्ष क्या चीज़ है? दक्ष अपने दोनों हाथों से ख्वाहिश कंधे पर रखकर सॉफ्ट वॉइस में बोला, ठीक है, मैं बस देखने आया था क्योंकि तुम कभी इतना लेट तक नहीं सोते ना, इसलिए देखो सुबह के 10 बजे बज रहे हैं। ख्वाहिश घड़ी की तरफ देखती है जिसमें सच में 10:15 बज रहे थे। ये बात तो ख्वाहिश भी मानती थी कि वह हमेशा इतनी लेट तक नहीं सोती थी। वह जब रुद्राक्ष के साथ थी तभी बहुत लेट तक सोती थी, वरना वह जब से दक्ष के घर आए है तब से ज़्यादातर जल्दी ही उठ जाती है। और कल रात रुद्राक्ष के साथ सोने की वजह से ख्वाहिश को भी काफ़ी सुकून की नींद आई थी। ख्वाहिश अपने मन में बोली, हम उस हैवान के साथ सोने के बावजूद इतना लेट तक सोते रहे, हमें इतनी सुकून की नींद कैसे आ सकती है? दक्ष ख्वाहिश के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर उसके हाथ पर किस करके बोला, तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, तो फिर तुम्हें अपने ऑफिस भी तो जाना है और मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, ओके? ख्वाहिश बुरा सा मुंह बनाकर अपने उस हाथ को देख रही थी जिसमें उसे अभी दक्ष ने किस किया था। वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। दक्ष कुछ पर ख्वाहिश को देखने के बाद वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष अपने केबिन में बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। वह बहुत ही फोकस था, उसके चेहरे पर सीरियल से एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लग रहे थे और उसे ज़्यादा मैच जरूर अट्रैक्टिव लगते रहे थे। तभी रुद्राक्ष के केबिन का डोर ओपन होता है और अर्थ कबीर, आदित्य, श्री राकेश जी वह सभी केबिन के अंदर आ जाते हैं। रुद्राक्ष जब उन लोगों को एक साथ देखा है तो उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो जरूर कोई सीरियस बात है। वह अपने एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, क्या हुआ, कोई सीरियस मैटर? कोई उसके बात का कोई जवाब नहीं देता और आदित्य जाकर सीधा रुद्राक्ष के केबिन का टीवी ऑन कर देता है जिसमें न्यूज़ चल रही थी कि रुद्राक्ष सिंह शेखावत ने अपने क्लाइंट की सेक्रेटरी के साथ जबरदस्ती की है और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। वह अपनी इच्छा में कामयाब हो चुके हैं और वह लड़की इस वक्त अस्पताल में पड़ी है बेहोशी की हालत में। डॉक्टर ने बताया है कि कुछ गारंटी नहीं दे सकते वह लड़की जिएगी या मरेगी, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरी तरह से जबरदस्ती की गई है। वह रिपोर्टर आगे बोली, यह बात तो सबको पता है कि रुद्राक्ष सिंह शेखावत कितने अयाश और रंगीन किस्म के इंसान हैं। लड़कियों से खोलना तो उनका पुराना शौक रहा है, वह हमेशा यही करते हैं और सारे सबूतर गवाह मिटा देते हैं, पर इस बार उनकी वाईआर चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। माना कि रुद्राक्ष सिंह शेखावत इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और उनकी पावर के आगे कोई इंसान कुछ कर नहीं पाता, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस पर सच्चाई की जीत होगी, ना कि पावर और पोजीशन की। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के इस न्यूज़ को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और दूसरी तरफ दक्ष ने जानबूझकर टीवी ऑन करवाया था कि ख्वाहिश यह न्यूज़ देखें और जो वो रुद्राक्ष की तरफ अट्रैक्ट हो रही है वो बंद हो जाए। ख्वाहिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी और उसकी आंखें नम भी थी। वो अपनी कांपती आवाज़ से बोली, कोई इंसान इस हद तक बेरहम कैसे हो सकता है? यह इंसान उस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो हमारे बॉस है। इतना बोलते बोलते ख्वाहिश की आंख से एक आंसू बह जाता है। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ये तो सिर्फ हमारे बॉस है, तो फिर हमें इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्यों हमारे सीने में एक अलग ही आग लगी हुई है? CH 149, बताओ ना बॉस वाइल्ड लवर है या नॉर्मल? हमारा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है कि रुद्राक्ष। ख्वाहिश की आंखों से कुछ आंसू बह गए थे। दक्ष अपना हाथ उठाकर ख्वाहिश के आंसू पोंछकर बोला, मुझे पता है ख्वाहिश, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें छोटे छोटे चीज़ भी
हट कर देती है। मुझे पता है तुम्हें इस इंसान के लिए कोई प्यार नहीं है, पर तुम हर एक इंसान हो या जानवर हो, उन लोगों के लिए अपने दिल में सिंपैथी रखती हो, और यही चीज़ें तुम्हें तुम्हारे बॉस के लिए हो रही है, पर वह एक अच्छा इंसान नहीं है। ख्वाहिश, तुम एक अच्छे इंसान के लिए हमदर्दी रखो तो ठीक है, पर रुद्राक्ष सिंह शेखावत एक बहुत ही बुरा और क्रूर इंसान है। वह कभी किसी इंसान के बारे में नहीं सोचता। वह लड़कियां हो या औरत, उसे बस अपनी हवस मिटाने से मतलब है। वह इतना गिरा हुआ है कि तुम सोच भी नहीं सकती। शायद तुम्हें पता होगा कि रुद्राक्ष कितना गिरा हुआ है। तुम उसकी पर्सनल असिस्टेंट हो। उसने तुम्हारे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश जरूर की होगी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कभी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हुई होगी। ख्वाहिश को दक्ष की बातें सुनने के बाद वह सब याद आने लगता है, जब रुद्राक्ष ने उसके करीब आने की कोशिश की थी। जब रुद्राक्ष ने ख्वाहिश के साथ प्यार किया था, वह सारे पल याद आते हैं। ख्वाहिश के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह अपने मन में बोली, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। हम महसूस कर सकते हैं उन्हें। हमारा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वह ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर हमें क्यों ये फीलिंग आ रही है, जबकि यह सब जो है वह सच है। वह ऐसे ही है। उन्होंने हमारे साथ भी यह सब करने की कोशिश की थी। हे माता रानी, हम क्या करें? हमारे सर में बहुत दर्द होने लगा है अब तो। दक्ष ख्वाहिश के सिर को सहलाकर बोला, तुम ठीक हो ख्वाहिश? क्या हो रहा है? ख्वाहिश दक्ष के हाथों को अपने सर से हटाकर बोली, हाँ हम ठीक हैं, हमें काम के लिए लेट हो रहा है, चलते हैं। इतना कहकर ख्वाहिश बिना दक्ष की कोई बात सुने वहां से निकल जाती है। दक्ष ख्वाहिश को जाते हुए देख रहा था। वो तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम बहुत कोशिश कर रहे हैं रुद्राक्ष ख्वाहिश की याददाश्त वापस लाने की, और मैं ये चीज़ मेक शो करूंगा कि ख्वाहिश तुमसे पूरी तरह से नफरत करे, तुम्हें भूल जाए। मैं उसका ब्रेन वॉश इस तरह से कर दूंगा कि वो खुद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर मेरे पास आ जाएगी। शेखावत इंडस्ट्रीज। ख्वाहिश ऑफिस में आ चुकी थी। वो लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रही थी। लिफ्ट में 3 लड़कियां और 2 लड़के थे जो कि उस ऑफिस के ही एम्प्लॉय थे। वह 2 लड़कों में से एक लड़का बोला, तुमने सुना बॉस के बारे में? क्या न्यूज़ फैल रही है कि उन्होंने मिस्टर सक्सेना की असिस्टेंट के साथ रेप करने की कोशिश की। कोशिश नहीं मेरे भाई, उन्होंने वो सब कर दिया है। और यार है, इस बात को इतनी हवा देने की क्या ज़रूरत है? बॉस तो ऐसा बहुत लड़कियों के साथ कर चुके हैं, कुछ तो हमारी कलीग्स ही है यार। लाइफ तो बॉस के जैसी, काश में भी बॉस बन पाता। दूसरा लड़का ख्वाहिश की तरफ देख कर बोला। वो लड़कियां जो कब से ख्वाहिश को ही देख रही थी, उन लड़कियों को ख्वाहिश की खूबसूरती से बहुत जलन हो रही थी, और उससे भी ज़्यादा इस बात की जलन हो रही थी कि ख्वाहिश हमेशा रुद्राक्ष के साथ रहती थी। एक लड़की ख्वाहिश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम ही हो ना बॉस की असिस्टेंट? तुम तो काफ़ी करीब से जानती होगी बॉस को, बताओ ना क्या वो रोमांटिक है या ओवर रोमांटिक? ख्वाहिश उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है, तो दूसरी लड़की ख्वाहिश के हाथ को छूकर बोली, मक्खन की तरह मुलायम हो तुम। उसने तुम्हें टेस्ट तो जरूर किया होगा, बताओ तो सही। हमारी तो इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि बॉस हमारे साथ वो सब करे, पर तुम्हारे साथ तो जरूर किया होगा, तो बताओ कि क्या वो वाइल्ड है या नॉर्मल? ख्वाहिश बिना किसी भाव की बोली, प्लीज़ हमें परेशान मत करिए, बॉस ने हमारे साथ कभी कुछ नहीं किया है, ये सारी अफवाह है। ओ, तो तुम बॉस की साइड ले रही हो, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि उन्होंने क्या किया है और वह क्या करते हैं, फिर भी काफ़ी अच्छा याराना है तुम लोगों में। कभी हमें भी मौका दो, तुम्हारे खातिरदारी करने में कम से तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वो लड़का ख्वाहिश के कंधे को छूते हुए बोला। ख्वाहिश उन सब से दूर खड़ी हो जाती है और उन लोगों को करते हुए बोली, दूर रहे हमसे, वरना आपके लिए सही नहीं होगा आप सब। ख्वाहिश बोलते बोलते चुप हो जाती है, क्योंकि लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था और हम लोगों के सामने रुद्राक्ष अपनी जेब में हाथ डालें अपनी आंखों पर ब्लैक कलर के शर्ट चढ़ाई खड़ा हुआ था। उसे देखकर सबकी हवा टाइट हो चुकी थी। वह सारे एम्प्लॉइज अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्राक्ष एक नज़र उन 500 को खोलने के बाद ख्वाहिश की तरफ देखा है, जो कोने में चुपचाप खड़ी थी, और उसका चेहरा काफ़ी कठोर लग रहा था। रुद्राक्ष को वहां देखकर वह सारे एम्प्लॉइज काफ़ी हैरान थे, क्योंकि रुद्राक्ष कभी यह लेफ्ट उसे नहीं करता था। वह हमेशा उसकी पर्सनल लिफ्ट उसे करता था, और आज पहली बार ऐसा था कि रुद्राक्ष उसके एम्प्लॉइज के साथ से लिफ्ट में बैठा था, पर उसका रीजन सिर्फ ख्वाहिश थी। रुद्राक्ष को जब पता चला कि ख्वाहिश कॉमन लिफ्ट यूज़ कर रही है, तो वह फिर इस फ्लो से बड़ा लिफ्ट में चढ़ चुका था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के पास खड़ा हो जाता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष के करीब आने से थोड़ी थोड़ी पीछे होती जा रही थी। रुद्राक्ष को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो समझ गया था कि हो ना हो दक्ष ने वह सारे बातें ख्वाहिश के सामने पेश कर दिए होंगे, जिससे ख्वाहिश ऐसा भी है कर रही थी। रुद्राक्ष उन 5 एम्प्लॉइज की तरफ देखकर बोला, तुम लोगों को पता है ना, मुझे अपने ऑफिस में गॉसिप्स बिल्कुल नहीं पसंद, और स्पेशली मेरे खिलाफ। तुम मेरी नई असिस्टेंट और मेरे 1 नाइट स्टैंड की बात कर रहे थे शायद। वो एम्प्लॉइज अपना सर झुकाकर बोले, नहीं सर, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। क्या तुम लोगों को कंडीशंस में यह नहीं बताया गया था कि जब रुद्राक्ष सिंह शेखावत बोलता है तो उसकी बात बीच में काटकर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, वरना तुम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है? रुद्राक्ष अपनी कठोर आवाज में बोला। वो 5वां डरी हुई आवाज में बोले, आई एम सॉरी बॉस। CH 150, तुम मेरी हो स्वीट हार्ट, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। रुद्राक्ष सिंह शेखावत का। रुद्राक्ष उन लोगों को अपना हाथ दिखा देता है। रुद्राक्ष का एक्शन इतना कोल्ड था कि वो सभी काम जाते हैं और चुप हो जाते हैं। ख्वाहिश तिरछी नजरों से रुद्राक्ष की तरफ देखती है। वह रुद्राक्ष की बाह को पकड़कर धीरे से बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? उन लोगों को डरा क्यों?
रुद्राक्ष अपनी नज़रें उठाकर बस ख्वाहिश की तरफ देखा है। रुद्राक्ष की कोल्ड आंखों को देखकर ख्वाहिश चुप हो जाती है और अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के किसी को कॉल करके बोला, यहाँ पर 5 फालतू एम्प्लॉइज है जो यहाँ काम नहीं पर गॉसिप करने आते हैं। मैं उन लोगों को फायर करता हूँ, उनकी सारी फॉर्मेलिटी अभी खत्म करके उन्हें घर भेज दो। उन सभी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह रुद्राक्ष की तरफ देखे भी। ऊपर के फ्लो पर जब लेफ्ट रुकती है तो रुद्राक्ष अपने एक ही प्रचोदा कर उन सभी की तरफ देखा है तो वह लोग जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। ख्वाहिश भी लिफ्ट से बाहर जाने लगती है पर रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और तभी लिफ्ट बंद हो जाती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश को लेफ्ट से सटाकर खुद उसके बेहद करीब खड़ा हो चुका था। ख्वाहिश ने अपनी नज़रें झुका रखी थी, वह रुद्राक्ष से बात नहीं करना चाहते थे। रुद्राक्ष अपना हाथ आगे बढ़ाकर ख्वाहिश की चिन्ह पर रखकर ख्वाहिश के चेहरे को ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, क्या तुम भी उन सारे र्यूमर्स को सुनकर मुझे गलत समझती हो? ख्वाहिश अपनी आंखें ऊपर करके रुद्राक्ष की आंखों में देखती है तो ख्वाहिश की आंखें नम हो चुकी थी। ख्वाहिश धीरे से बोली, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना, हम आपको नहीं जानते और हमें क्या पता कि आप क्या क्या करते हैं। शायद वह सारी अफवाह सच भी हो सकती है क्योंकि आपने हमारे साथ भी कई बार वह सब करने की कोशिश की है। तो तुम मेरी हो स्वीटहार्ट, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश कर भी रहा हूं तो भी वह मेरा हक है, तुम पर मेरा हक है। रुद्राक्ष सिंह शेखावत, कहाँ के तुम पर, क्योंकि बीवी हो तुम मेरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं और तुम क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। रुद्राक्ष ख्वाहिश की बात को बीच में काटकर चिल्लाकर बोला। ख्वाहिश हैरानी से रुद्राक्ष की आंखों में देखकर बोली, क्या कहा आपने, बीवी? नहीं, हम आपकी बीवी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, बस हमें बहला रहे हैं। हम आपसे इंसान की बीवी कभी नहीं हो सकते। बीवी तो दूर की बात, हमको भी आपसे प्यार ही नहीं कर। बीवी हो तुम मेरे और प्यार भी करती हो तुम मुझे, हम दोनों का रिश्ता हम दोनों की हाथ से हुआ था। तुम भी मुझसे प्यार करती थी, जिस वजह से तुमने मेरा साथ दिया। तुम्हें भरोसा नहीं है ना मेरी बात पर? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं तुम्हें अपने सारे मेमोरीज बताऊंगा, वो सारे चीज़ दिखाऊंगा। फिर चाहे अगर तुम्हें पैनिक अटैक्स आने हैं, आए, तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं हूँ। तुम्हें बचाने की ताकत है मुझ में। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, पर मैं अब तुम्हारे मुंह से अपने लिए पराया नहीं सुन सकता। रुद्राक्ष ख्वाहिश की आंखों में देखकर बोला। रुद्राक्ष की आंखें इस वक्त बेहद लाल हो चुकी थी। वह लिफ्ट से बाहर निकालकर ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए अपने कार में बिठाकर वहां से निकल जाता है। रुद्राक्ष के कर के पीछे 4 गाड़ियां थे जिनमें गॉड्स बैठे हुए थे। रुद्राक्ष की कर जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है, बहुत सारे मीडिया वाले जाकर उसे कर लेते हैं और उसे सवाल पूछने लगते हैं, मिस्टर शेखावत, क्या ये सच है कि आपने मिस्टर सक्सेना की असिस्टेंट के साथ रेप किया है, उनके साथ जबरदस्ती की है और सारे पुलिस वालों को खरीद लिया जिससे कोई भी आपके खिलाफ नहीं जा सकता? क्या ये सिर्फ पहली बार है या आपने ये सब पहले भी किया हुआ है? मिस्टर जी का आवत, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लड़की जो आपके पास बैठे हुए हैं, ये कौन है कि आप इसके साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं? रुद्राक्ष ने ख्वाहिश को पकड़कर उसके चेहरे को अपने सीने में घुसा लिया था जिससे कोई ख्वाहिश के चेहरे को ना देख सके और ख्वाहिश ने भी मजबूती से रुद्राक्ष के हाथ को पकड़ लिया था। रुद्राक्ष गुस्से से मीडिया वालों को घूर रहा था। रुद्राक्ष के गार्ड्स बाहर आकर और मीडिया वालों को रुद्राक्ष से दूर करते हैं और श्री फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर वहां से फार्म हाउस के लिए निकल जाता है क्योंकि रोड मैंशन पर काफी सारे मीडिया वाले पहले ही थे जिसका सामना रुद्राक्ष इस वक्त ख्वाहिश के साथ नहीं करना चाहता था, क्योंकि ख्वाहिश ज्यादातर या फिर कह सकते हैं कि कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई है, ना ही रुद्राक्ष उसे मीडिया के सामने लाया है। जब रुद्राक्ष और ख्वाहिश की शादी हुई थी तभी रुद्राक्ष ने ख्वाहिश है किसी भी फोटो को लीक नहीं होने दिया था, इसलिए ज्यादातर किसी को पता नहीं था कि जो रुद्राक्ष के असिस्टेंट है वही उसकी बीवी है। DK इंडस्ट्रीज। दक्ष अपने सामने बैठे हुए राजीव भाटिया को घूर रहा था। राजीव अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोला, क्या ऐसे क्या घूर रहे हो हमारे? तुमने ही तो कहा था ना कि यह सब करना है, सो मैंने किया। हमारा प्लान भी तो वही था कि रुद्राक्ष को किसी फ्रॉड केस में फंसाना है। दक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, शक्ल से तुम लगते नहीं हो पर हो काफी समझदार। वैसे सच सच बताओ मिस्टर सक्सेना के यहाँ तुम काम करते हो ना? जब रुद्राक्ष में तो मैं अपनी कंपनी से निकाल दिया तो उसकी असिस्टेंट के साथ जो हुआ वो तुमने किया है, पर तुमने रुद्राक्ष का नाम दे दिया, राइट? राजीव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ये सब मैंने किया है। राजीव भाटिया ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की थी, पर क्या करता है वो लड़की मान ही नहीं रही थी। मैंने कहा पर मान जाओ, सिर्फ एक रात की बात है, पर उसने तो साफ मना कर दिया कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर मुझे उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी और इल्जाम लगा दिया हमारे प्यारे रुद्राक्ष सिंह शेखावत पर, क्योंकि सबको पता है उसका कैरेक्टर क्या है। हाँ माना वह कुछ सालों से बदल गया है पर उसकी इमेज सोसाइटी में नहीं बदलने वाली, क्योंकि वह कभी कुछ क्लैरिफाई नहीं करता और ना ही कोई र्यूमर्स का जवाब देता है, इसलिए हमारा काम बहुत आसान था। दक्ष कुछ सोचते हुए बोला, हाँ रुद्राक्ष के इमेज तो ठीक है पर उसने कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं की उसे तरह से जैसे तुम करते हो। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ हो क्या हो रहा है क्या नहीं, पर वह लड़की ख्वाहिश वो मुझे चाहिए और मुझे उसकी हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। वह खुश होती है नहीं है, दुखी होती है, और इस वक्त वह बहुत दुखी है, पर मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि वह अपने दिल में रुद्राक्ष के लिए जो फीलिंग पैदा कर रही थी वह मर जाएगी और ख्वाहिश हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी और रुद्राक्ष सिंह शेखावत सलाखों के पीछे
वाह, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता राजीव, पर ठीक है चलो अब तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है ना हमारा ऐसे मिलना सही नहीं है, क्योंकि रुद्राक्ष इस वक्त किसी घायल शेर की तरह है। उसे अगर पता चल गया कि इस सब में हमारा हाथ है तो हमारा उसके हाथों बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जितना हो सके उतना रुद्राक्ष के अलावा फैलाते रहो। राजीव अपना सर हमें मिलकर खड़ा हो जाता है और अपने फेस पर मास्क लगाकर बोला, ठीक है अब हम नहीं मिलेंगे, और अगर मिलना हो तो ईमेल करना, कॉल या मैसेज मत करना, बाय। राजीव वहां से निकल जाता है। दक्ष अपने चेयर से टैक लगाकर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ओ रुद्राक्ष सिंह शेखावत, बहुत बुरे फंसे हो तुम। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई निकल पाएगा। जेल जाने से तुम बच सकोगे, और अगर जेल जाने से बच भी गए अपनी पावर के चलते तो भी ख्वाहिश तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इतनी बुरी तरह से ख्वाहिश का ब्रेन वॉश कर दूंगा कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। ओ पुअर बॉय। आर के फार्म हाउस। ये रुद्राक्ष का फार्म हाउस है जिसको उसने नया बनवाया था दिल्ली के आखिरी छोर पर, जहां पर सिर्फ जंगल एरिया था और एक बड़ा सा तालाब। वो लोकेशन देखने में बहुत खूबसूरत था, जैसा ख्वाहिश को पसंद था। रुद्राक्ष का इसके हाथ को पकड़कर उसे अंदर ले आता है और उसे लिविंग रूम में धक्का देकर आगे की तरफ छोड़ देता है। ख्वाहिश खुद को गिरने से बचा लेती है। उसकी नज़र सामने चल रहे बड़े से टीवी पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।